इसलिए मैंने ईफेंग को जिंदा रखा। मैं क्लासमेट की मदद करना चाहता हूँ ताकि ये परेशानी जड़ से खत्म हो सके। वही ईफेंग बुरा होता है, तुम चाहते हो कि मैं अपने मास्टर से गद्दारी करूँ? भूल जाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। लीफेंग बुरा होता है, तुम नहीं बताओगे, लेकिन मैं ताइसुई मोटर सुप्रीम गॉड हूँ। लोगों के मुंह खुलवाने के मेरे पास लाखों तरीके हैं। हर बार एक नया तरीका इस्तेमाल करूंगा। तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को खो दोगे। A few moments later. मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। मेरा मास्टर योंजू के पश्चिमी पहाड़ों में छुपा है। उस पहाड़ का नाम है सेंगमेंग। ये पहाड़ी इलाका 100 किलोमीटर तक फैला है। वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ और जहरीले सांप हैं। क्या तुम उस पहाड़ से वाकिफ हो? यहाँ के आसपास के लोग उस पहाड़ को लेकर कई कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि पहाड़ में एक माउंटेन गॉड है। पुराने समय में जब शैतानी ताकतें हर जगह तबाही मचा रही थी, तो पूर्णिमा की एक रात गाँव वालों ने सूअर और बकरियों की बलि दी थी माउंटेन गॉड से दुआ मांगने के लिए, ताकि वो उन भूत प्रेतों को दबा सके और लोगों को बचा सके। एड्रेस कहते हैं कि असल में वो एक माउंटेन गॉड नहीं, बल्कि एक महान और खतरनाक ओवरलॉर्ड था, जिसे उस पहाड़ के नीचे कैद कर दिया गया था। लेकिन 1930 से 1940 के बीच चाइना में जंग की आग भड़क रही थी। तब योंजू में कुछ आतंकवादी लोग घुस आए। उन्होंने निर्दोष लोगों को मार डाला, उनके घर जला दिए और हर वो बुरी चीज की जो वो लोग सोच सकते थे। लोकल मिलिट्री ने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फैसला किया कि वो सभी सिविलियंस को लेकर सेंगमेंग पहाड़ी के रास्ते से योंजू से बाहर निकल जाएंगे। पर उन आतंकवादियों ने ठान लिया था कि एक भी इंसान जिंदा न बचे। उन्होंने 100 से भी ज्यादा लोग बेचे, बंदूकों और तोपों के साथ, ताकि उन सिविलियंस का पीछा करके सभी को मार जा सके। और वो रात एक पूर्णिमा की रात थी। उस जगह का माउंटेन गॉड अपनी लंबी नींद से जाग गया। पूरा पहाड़ कांप उठा। वो गॉड खुद एक पहाड़ के बराबर था। साथ ही भूत और शैतानी आत्मा वहाँ इकट्ठा हुई। पूरी जगह एक जिंदा नर्क बन गई थी। आखिर में वो सभी आतंकवादी मारे गए, एक भी जिंदा वापस नहीं गया। वो सब उस पहाड़ की गहराइयों में मर गए। कुछ सालों पहले कुछ लोकल लोगों ने मिलकर एक इंस्पेक्शन टीम बनाई थी, जो सेंगमेंग माउंटेन के सच को जान गई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग पहाड़ के पास पहुंचे, वहाँ एकदम भूकंप और लैंडस्लाइड हुआ, वैसा जो 100 सालों में एक बार होता है। लोग कहने लगे कि माउंटेन गॉड गुस्सा हो गया है। वो पहाड़ किसी खतरनाक मॉन्स्टर की तरह है, जिसने की खूनी मुंह को खोला हो और न जाने कितने लोगों को निकल लिया हो। उस घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई वापस उस पहाड़ के पास जाने की। यहाँ तक कि लोग उसका नाम लेना भी एक अपशगुन मानते हैं। कहते हैं कि सिर्फ नाम लेने से ही हड्डियां तक कांप जाती हैं। ये सोचकर भी डर लग रहा है कि कहीं माउंटेन गॉड फिर से न जग जाए। लीफेंग सोच रहा होता है, अगर लीफेंग की बात सच है तो जरूर चेंजिकोंग के पास कोई ट्रिक होगी उस जगह टिकने और वहाँ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस ग्रैंड मास्टर चैन में नहीं, वो एक तुच्छ कीड़ा है जो कि मेरी नजरों में भी नहीं आता। जो चीज मुझे वाकई में एक्साइटेड करती है वो सेंगमेंग माउंटेन। मेरा इंट्यूशन कहता है कि वो पहाड़ बिल्कुल भी आम नहीं है। वहाँ जरूर कुछ राज छुपा है, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। फिर हम ईफेंग को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, मेरे पास एक राज और भी है, लेकिन पहले मुझे जाने दो, तभी मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। तभी लीफेंग उसे थप्पड़ मार देता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, तू तुझसे चिट्ठी और तुम्हें सामने कंडीशन रखेगा। और हम देखते हैं कि लीफेंग के पीछे एक ड्रैगन होता है। ये इल्यूजन देखकर ईफेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोल रहा होता है, मैं बताता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मत मारना। और ईफेंग सोच रहा होता है, ये लीफेंग के पास किस तरह का हो रहा है जो कि इतना भयानक है। आखिर इस बंदी का कल्टीवेशन लेवल क्या है? फिर ईफेंग बोल रहा होता है, वो जाओ जियान तो था जिसने मुझे कॉल करके कहा था कि मैं तुम्हारा चैप्टर खत्म कर दूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी से नहीं है, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इंटायर फैमिली को खत्म करना चाहता है। ये सुन ईफेंग सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया जाओ जियान, तो मेरी फैमिली को खत्म करने की प्लान कर ली। जब तू इतना कठिन इंसान निकला तो मत कहना कि मैं तुझे वार्निंग क्यों नहीं दी। अब मैं तुझे बिना किसी रैम के बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इससे पहले ले सुगर, चल अब जल्दी से इस पिल को खा। यह इंटेस्टिनल रैपिड पिल इसका जहर 1 घंटे बाद असर करेगा। तब तक तू बस तड़पता रहेगा, डर से चिल्लाएगा और फिर तेरी बॉडी एक चिपचिपे कीचड़ में बदल जाएगी और फिर तेरा चैप्टर खलास। मिस्टर ली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। अगर तू मेरी बात मानेगा तो 1 घंटे बाद तुझे इसका एंटीडोट मिल जाएगा। पर अगर भागकर अपने मास्टर के पास मदद लेने गया तो सच बताऊं, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुझे बचा सकता है। तुझे बिलीव करना है तो कर, वरना फिर मर, सुअर की मौत। नहीं, मुझे आप पर बिलीव है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। फिर हम देखते हैं कि लीफ अपनी कार में बैठ गया होता है और वो सोच रहा होता है, जाओ जियान, तो बस थोड़ा टाइम और फिर हम दोनों आमने सामने होंगे। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सपेंशन में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीफेंग के घर को देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ कुछ लोग हाथों में हथियार ले लीफेंग के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वही हम जाओ को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, लीफेंग, तूने सोचा भी नहीं होगा योंजू में मेरी इतनी कनेक्शन है कि तेरे घर का एड्रेस निकालना तो मेरे लिए सबसे आसान काम था। और तुम लोग जरा ध्यान से सुनो, जैसे अंदर घुसो, जो कोई भी दिखे सबको खत्म कर देना, एक भी जिंदा नहीं बचा चाहिए, बिल्कुल भी दया मत दिखाना, समझे? फिर वो गुंडे लीफेंग के घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसमें कोई अंदर घर में से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर हम जाओ को देखते हैं, जो कि चिल्लाने की आवाज सुन सिगरेट पीते हुए बोल रहा होता है, ये दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुनने में कितनी मजेदार है, जैसे मैं कोई दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन रहा हूँ। लेकिन मैंने खास तेरे लिए मेरी कार के बूट में एक बड़े गैस के टैंक को भी सेट किया है। मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया है, इसके बाद तेरे घर को जला दूंगा।
मैंने फ्यूज सेट किया है सब कुछ मिटाने के लिए। आग सब कुछ मिटा देगी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये काम जाओ जियान ने किया है। ली फैंग, अब तक तो तू मर चुका होगा, शायद अब तू नरक में होगा, पर चिंता मत कर, मैं तेरे बाप को भी जल्दी वहाँ भेज दूंगा ताकि तुझे वहाँ अकेला फील ना हो। यही सजा मिलती है उन सभी को जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लगता है कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। नहीं, मेरी आंखें कोई धोखा नहीं खा रही। ये तो मेरे डैड हैं। डैड! तभी वहाँ एक और बंदा उड़कर आता है जो कि जाओ के कार से आके टकरा जाता है। जाओ फैमिली ने बहुत ही गंदे गंदे काम किए हैं। ये आवाज सुन, जाओ एरर तो बोल रहा होता है। कौन है जो कि ये सब बोल रहा है? जाओ फैमिली ड्रग्स को सप्लाई करती है और ये करके उन्होंने अपना कोठा बंगला बनाया है। डैड! ब्रदर उठो, प्लीज मुझसे बातें करो। तभी जाओ घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुन, जाओ घर की तरफ दौड़ने लगता है। रुको, मैंने कहा रुको, तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अबे हट यहाँ से, मुझे देखने दे। मोम क्या आप ठीक हो? अपनी आंखें खोलो प्लीज। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जाओ अपनी बंदे की कॉलर पकड़ तो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम अंधे हो गए थे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो मेरी मोम है? और देखो तुमने उनके साथ क्या किया। फिर जाओ उसके चेहरे पे एक पंच मार देता है। तुम सालों गधों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। तुम गधों ने उन्हें बिल्कुल एक जानवर की तरह मार दिया। वो गुंडा बोल रहा होता है, बॉस क्या आपने नहीं कहा था कि हमें जो कोई भी अंदर दिखे उसे मार देना है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना और किसी पर भी दया मत दिखाना। तो हमने तो वही किया जो कि आपने हमसे करने को कहा था। हमने तो बस आपका ऑर्डर माना और सभी को मार दिया। आपने तो कहा था कि जो भी करके अंदर दिखे उसे मार देना। ये सुन जाओ वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस गुंडे के हाथ से उस खंजर को छुड़ा लेता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें अपनी फैमिली को खत्म करने के लिए कहा था? क्या मैंने यही कहा था तुम्हें? फिर जाओ उस खंजर से उस गुंडे पर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें ली फैंग की फैमिली को खत्म करने के लिए भेजा था, ना कि मेरी फैमिली को खत्म करने के लिए। मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, तुम सबके सब मौत डिजर्व करते हो, मरो तुम सबके सब। फिर हम देखते हैं कि जाओ ने सभी गुंडों के हाथ पांव को इंजर्ड कर दिया होता है। फिर हम एक गुंडे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है। फिर वो उस औरत को देखता है जिसे कि उन लोगों ने अभी मारा था। वो इधर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है? ये तो जाओ की मदर है। इम्पॉसिबल, शायद मुझे कोई धोखा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे घर के अंदर घुस रहे होते हैं। उन्हीं में से गुंडा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जाओ जियान तो ने कहा है कि अगर हम लीथन उसके डैड को मार देंगे तो वो हमें बहुत ही ज्यादा पैसा देगा, तो अब जल्दी करो और इन दोनों को मार दो। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने लीथन के डैड को मार दिया होता है। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ वो गुंडा बोल रहा होता है, मैंने जिसे मारा था वो क्लियरली लीथन और उसका डैड था, तो वो लोग जाओ जियान तो के फैमिली मेंबर्स में कैसे बदल गए? ये कितना अजीब है। मुझे पूरा यकीन है मैंने सचमुच लीफन और उसके डैड को मारा था, तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये लीफन है? वही नीचे पड़ा एक गुंडा बोल रहा होता है, बकवास मत करो, हमने तो पहले लीफन को मार दिया है। तभी वहाँ लीफन आ जाता है और बस तुम्हें बोल रहा होता है, जाओ जियान तो क्या तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा था? कितनी शर्म की बात है, खून तो पहले ही बह चुका है और अब सच भी सबके सामने आ चुका है। तुमने खुद ही अपने फैमिली मेंबर्स को मरवाने के लिए गुंडों को बेच दिया। जाओ जियान तो ये उन्हीं गुनाहों की सजा है जो तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को मिटाने की प्लानिंग करके खुद अपने सर पर ली है। वही पीछे खड़ा ईथन बोल रहा होता है, मास्टर ली, भले ही मुझे ग्रैंड मास्टर बनने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मैंने इल्यूजन चार मार्ट को सीख लिया है। मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोगों को गेंजुत्सु में फंसा दिया था। इन्हें जाओ जियान तो के फैमिली मेंबर्स ली फैंग के फैमिली मेंबर्स लग रहे थे। फिर वो लीफन से बोल रहा होता है, मास्टर ली क्या अब आप मुझे उस पर्सन का एटीट्यूड दे सकते हैं? लीफन बोल रहा होता है, इतनी जल्दी किस बात की है, थोड़ा सब्र करो। वही जाओ जियान तो बोल रहा होता है, ब्रदर ईफेंग आप तो लीफन को मारने गए थे ना, फिर ये जिंदा कैसे बच गया? ईफेंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर कुत्ते, तू सिर्फ मास्टर चैन का एक नॉर्मल सा डिसाइपल है, तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर लीफन को ऑफेंड करने की? और आज तेरी वजह से मैंने मास्टर ली से मार खाई। अगर मैं तेरी बात नहीं मानी होती तो मुझे मार नहीं खानी पड़ती। मुझे देखो, मेरे चेहरे को देखो, मैंने इतनी मार खाई है कि मैं खुद को भी आईने में नहीं पहचान पाया। अगर मास्टर ली दया नहीं दिखाते तो अब तक मैं मर चुका होता। आज मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को खो चुका था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आज मैं मर जाता तो मेरी फियांसी मोनचे का क्या होता? जवाब दो। जाओ चिल्ला तो बोल रहा होता है, अगर तुम्हें बदला लेना था तो मुझसे फाइट करते, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे पेरेंट्स को इस मामले में घसीटने की? लेकिन बोल रहा होता है, जाओ जियान तो शायद मुझे भी तुमसे सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे पेरेंट्स को इस मामले में घसीटने की? क्या तुम मेरी फैमिली को मारना चाहते थे? ये वो कीमत है जो तुम्हें चुकाने की जरूरत थी। और अब ये न्यूज़ हर जगह फैल जाएगी कि एक कोठी बंगले वाले लड़के ने अपनी खुद की फैमिली को मार दिया जो कि उससे बहुत ही प्यार करते थे। जाओ जियान तो तुम जल्दी एक सेलिब्रिटी बन जाओगे, सिर्फ योंजू में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में। और इसकी वजह ये होगी कि तुमने खुद ही अपने पेरेंट्स को मार दिया और साथ ही अपने ब्रदर को भी। और तुम्हें हमेशा इस चीज का रिग्रेट रहेगा कि तुमने खुद ही अपने फैमिली मेंबर्स की जान ले ली। इतना कहने के साथ ही लीफन अपने जेब में से एक कागज को निकालता है जो कि जाओ जियान तो के चेहरे के सामने रखते हुए बोल रहा होता है, और जाओ जियान तो तुम हर किसी को बुली करते रहते हो ना, बिकॉज ऑफ तुम्हारी फैमिली कोठी बंगले वाली है। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों खाली हाथों के साथ रोड पर फेंक दूंगा। जल्दी से इस ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो।
जाओ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लीफेन सपना देखना बंद करो और इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ। तुम सचमुच एक पागल हो क्या? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि मैं इस कागज पर साइन कर दूंगा? हम देखते हैं लीफेन अपने पावर को यूज कर रहा होता है और साथ साथ बोल रहा होता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पर साइन करो। फिर हम देखते हैं कि जमीन पे पड़ा खंजर हवा में उड़ने लगता है और वो उड़कर जाओ के हाथ को काट देता है। फिर हम देखते हैं कि लीफेन उस कॉन्ट्रैक्ट वाले कागज को जाओ के हाथ के ऊपर फेंक देता है, जिससे जाओ के हाथ में जो खून लगा था उससे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाओ का हाथ का निशान आ जाता है। फिर लीफेन उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस खींच लेता है और अपनी पॉकेट में रखते हुए बोल रहा होता है, जाओ जियान तो अब से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मेरे फादर के नाम पर है। फिर हम देखते हैं कि लीफेन के घर के बाहर बहुत सारी पुलिस कार्स आने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनके हाथ में गन भी होती है और वो सीधे लीफेन के घर के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लीफेन के घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक बंदा अपनी आईडी कार्ड को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, मैं लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, सब लोग फ्री हो जाओ। वही उस बंदे को देख लीफेन सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो बंदा बोल रहा होता है, तो यहाँ क्या हुआ था, किसने इन लोगों को मारा है? फिर हम देखते हैं कि लीफेन ईफेंग के पाँव को अपने पाँव से दबोचते हुए बोल रहा होता है, वो जाओ तो था जिसने की इन गुंडों को बेचकर इन लोगों को मरवाया है, क्यों मैं से कह रहा हूँ ना ईफेंग। ईफेंग बोल रहा होता है, हाँ वो जाओ तो था जिसने की किया। जाओ उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, डायरेक्टली वो दोनों मिले हुए हैं, वो दोनों मिलकर मुझ पर झूठा इंजाम लगा रहे हैं, आपको मुझ पर बिलीव करना होगा, मैंने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। असली मर्डरर्स तो लीफेन और ईफेंग हैं, वो दोनों ने मिलकर मेरे पेरेंट्स को मारा है और अब वो दोनों मिलकर मुझ पर झूठा इंजाम लगा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर इन दोनों की वजह से मर गए, मैंने सचमुच किसी को नहीं मारा, आपको मेरे लिए जस्टिस करने की जरूरत है। डायरेक्टली बोल रहा होता है, अब इस मामले को मैं जज करूंगा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी यहाँ से फ्री हो जाओगे। और लीफेन, हमें मिले बहुत ही समय हो गया है ना, मैंने सुना है कि तुम अभी चूजों से वापस आए हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम आते ही कोई तमाशा खड़ा कर दोगे। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें तब देखा था जब हम दोनों छोटे बच्चे थे, लेकिन अब देखो तुम अभी पहले की तरह ही हो, एक गवार। बाय द वे अंकल कैसे हैं? क्या मेरे डैड ने तुम लोगों को फोन करके नहीं बताया था कि तुम लोग एक्सेप्टर की डेथ एनिवर्सरी में शामिल नहीं हो सकते? तो फिर तुम लोग यहाँ वापस क्यों आए हो? वही लीफेन सोच रहा होता है, ये ली जायून है जो कि फर्स्ट अंकल का बेटा है और वो पूरी ली फैमिली के मेंबर्स के बीच में सबसे ज्यादा बेस्ट है। जब हम दोनों बच्चे थे तब ली जायून हमेशा मुझे नीचे दिखाता रहता था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में बहुत ही अच्छा था। इतना ही नहीं, वो सेकंड अंकल के बेटे के साथ मिलकर मुझे बुली करता था और मुझे पता है कि वो दोनों ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनकी फैमिली की नजरों में मेरे और मेरे डैड की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। लीफेन बोल रहा होता है, ली जायून तुझे देखकर अच्छा लगा, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ये घटिया इंसान आज आते यहाँ किसी नियत से आया था, ये तेरे अंकल यानी कि मेरे डैड को मारने के लिए आया था। तुम यहाँ का मोल देख ही सकते हो, सबूत तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, और तू तो लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर है, तो अपना काम ठीक से कर, मुझे तुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। मैं भी ली फैमिली का हिस्सा हूँ, ये जो डेथ एनिवर्सरी है वो हमारे पुरखों की पूजा के लिए है, न कि तेरे और तेरे बाप के लिए, इसलिए तू हमें नहीं बताएगा कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, तू हमें बताए, इतनी तेरी औकात नहीं। लीफेन की बात सुन ली जाओ सोच रहा होता है, कजन क्या वाकई तुम ही हो? कितना ज्यादा बदल गया है तू, पहले तो तू कितना ज्यादा डरपोक था और अब तो बिल्कुल ही बदल गया। मैंने सुना था तू बदल गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा बदल गया है, ये तो एकदम डोमिनेटिंग है। अगर जो कुछ भी मेरे कजन ने कहा है वो वाकई में सच है तो मुझे ये केस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना होगा। ली फैमिली की इज्जत सबसे पहले है, ली फैमिली से तो बाद में निपट लेंगे, अभी मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। एक डरपोक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? पहले तो ये मुझसे भी डरता था और अब ये यहाँ क्या कर रहा है? ली जायून बोल रहा होता है, कजन मैं अपना काम ठीक से करूंगा, तू रास्ते में मत आना, जब तक मैं सच का पता ना लगा लूं कहीं मत जाना, समझा? फिर ली जायून अपने एक ऑफिसर को बुलाता है और उससे कह रहा होता है, तुम लोग इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी डिटेल छूटी तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? डायरेक्टर, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ गया है, सभी लोग गुंडे जो सर पे मिले हैं वो सभी को जाओ जियान ने हार किया था, एक आदमी जिंदा बचा है, उसने बोला कि उनको ऑर्डर मिला था कि घर में जो कोई भी हो सबको मार देना है। उसके बाद एक आदमी ने खुद ही उन गुंडों पर वार कर दिया और दिखने पर ये घर मिस्टर ली का लगता है। सर्विलेंस फुटेज के मुताबिक दरवाजा तोड़कर गुंडे अंदर घुसे थे, पर हमें कहीं पर भी लीफेन के पेरेंट्स की डेथ बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब वो पहले यहाँ से निकल चुके थे। और जाओ की कार की बूट में से 2 बड़े ड्रम मिले, केरोसिन से भरे हुए। कार में केरोसिन ऑयल तो यूज होता नहीं, तो उसका क्या काम कार में? लगता है कि मर्डर के बाद घर जलाने का प्लान था और ये पैटर्न काफी कॉमन है होमिसाइड केसेस में। इतने सारे सबूत और मोटिव के साथ हमें पूरी तरह से यकीन है कि सारे मर्डर्स का जिम्मेदार जाओ जियान तो ही है। गवाह ने भी कहा है कि जो 2 गुंडे मारे गए हैं उन्हें भी जाओ जियान तो नहीं मारा है। फिर ली जायून जाओ जियान तो की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा होता है, तो फिर फैसला हो गया, इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करो। ये सुन जाओ ली जुआन से कह रहा होता है, डायरेक्टली मैंने अपने पेरेंट्स और ब्रदर को नहीं मारा है, ये सब लीफेन की साजिश है, मुझे फंसाया गया है, आपको मेरी बात माननी होगी, मैं बेकसूर हूँ। जाओ की बात सुन ली जुआन सोच रहा होता है, मैं मानता हूँ कि मेरा जाओ फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन रहा है, उनकी मेहमान नवाजी भी हमेशा शानदार रही, लेकिन इस बार इस गधे ने बड़ा हंगामा कर दिया है, मैं चाहकर भी इसे नहीं बचा सकता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्याय और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखती है, जो लोग पाप करते हैं उनके लिए मेरे पास कोई माफी नहीं होती, इसे यहाँ से ले चलो। फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जाओ को कड़ी पहना के वहाँ से ले जा रहा होता है।
ली जान गुस्से में बोल रहा होता है, सीरियसली ली फैन, तुम मर्डर सीन पर मिले हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर शक नहीं करूंगा? अगर दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश की, चाहे तुम मेरी कजन ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुद सबक सिखाऊंगा। मैं ली फैमिली का न्यू जनरेशन का लीडर हूँ। तभी एक ऑफिसर आगे कहता है, मिस्टर ली, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। अगर आप डेटेल के कजन हो फिर भी, लेकिन अगर आपने रजिस्ट किया तो हम भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। लीफन उनको मना करते हुए बोल रहा होता है, मुझे मत छूना। और हम देखते हैं कि लीफन अपने हेवनली गॉड को एक्टिव कर लेता है और लीफन सोच रहा होता है, ये छोटी छोटी चींटियां इस गॉड क्वीन को छेड़ रही हैं, कितने बेचारे हैं ये। फिर लीफन ली जान से कह रहा होता है, तो सिर्फ इसलिए मुझे सस्पेक्ट बना दिया गया क्योंकि मैं क्राइम सीन पर मौजूद था, तो क्या बस क्राइम सीन पर होना भी अब जुर्म है क्या? तुम मुझे क्रिमिनल कह रहे हो, मुझे अक्यूज कर रहे हो, तो करो ना। ये जो तुम्हारे कानून है वो इस लॉट पर काम नहीं करते। और तुम डेप्यूटी डायरेक्टर हो तो क्या, तुम्हारे जैसा हजार आए हजार गए। अगर लेपर्ड ग्रुप का डायरेक्टर भी मेरे सामने आ जाए तो उसे भी झुकना पड़ेगा। तुम जैसे तुच्छ इंसान मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर समझ गए हो तो यहाँ से अपने लोगों को लो और निकलो, वरना मुझे बदतमीजी करनी पड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ली जायून बोल रहा होता है, लीफन तुमने मुझे धमकी दी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चीफ जेंगमैन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि उन्हें तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा? तुम जैसा झूठा फेक इंसान से मैं जिंदगी में कभी नहीं मिला। आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? तेरा बाप एक पुअर कोस्ट है और तू उस पुअर कोस्ट का बेटा। तेरे पूरी फैमिली मेंबर्स में बस गरीबी भरी है। चीफ जेंग को जानते हो? तू जैसे मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं। ली जायून, तुमने मेरे डैड का मजाक बनाया। अभी क्या भी माफी मांगो मेरे डैड के लिए। माफी? तुम जैसे किसी के कहने पे तुम कौन होते हो मुझसे माफी मंगवाने वाले? वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी कुछ माना ही नहीं। याद है पिछली फैमिली मीटिंग में क्या हुआ था? सबके सामने तेरे डैड को पूरा गोश्त बोला था और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक शब्द भी बोल सके। उस दिन तुम्हारे डैड के लिए डर गए थे, उनमें तो फाट करने तक की हिम्मत नहीं थी। तभी लीफन उसे थप्पड़ मार देता है। ली जायून, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू अपनी मौत बुला रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या कर लोगे? मैं सिर्फ अपने डैड की बेइज्जती का जवाब दे रहा हूँ। अब अगर जुबान खोलने से पहले सोचना नहीं सीखा तो और भी थप्पड़ पड़ेंगे। ये फैंग चल आगे बढ़ और इसे 2 थप्पड़ और लगा। फिर हम देते हैं कि ये फैंग ने भी ली जान को 2 थप्पड़ मार दिए होते हैं। ली जान गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो गए काम से। हाँ, मेरा गन वो कहाँ गया? ली जायून, इसे ढूंढ रहे हो क्या? ली जायून अक्का बक्का होकर बोल रहा होता है, ये गन तेरे हाथ में कैसे आई? हम देखते हैं कि लीफन ने उस गन का कचूमर बना दिया होता है और साथ साथ बोल रहा होता है, अरे कौन सा गन? मुझे तो सिर्फ का कबाड़ दिख रहा है। ओह, लगता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारे फेवरेट टॉय को ही तोड़ दिया। थोड़ा हल्का हो जा बेवकूफ, अब तो तू सिर्फ मेरा टाइम पास है। मेरे डैड को नीचे दिखाने की हिम्मत की तूने, अब मैं तुझे धीरे धीरे जलील करूंगा। ई फैंग, इस गधे को सबक सिखा, इस पर ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर, माय लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि ई फैंग लीजा को पीटने लगता है। वही लीफन बोल रहा होता है, बता जरा कैसी लग रही है बेइज्जती? पिछली बार तो तूने मेरे डैड को सबके सामने जलील किया था, अब कैसा लग रहा है जब तू कुत्ते की तरह पिट रहा है? शर्मा मत, अगर माफी मांग लेगा तो शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं। मेरा बस चले तो अभी तेरी रूह को खाली कर दूं, पर तू सिर्फ एक कचरा है, तुझे मारना भी मेरे लिए बस टाइम पास है। अब भोग इस जलील जिंदगी को। फिर हम देखते हैं कि ली जुआन वहाँ से भागने लगता है और साथ साथ बोल रहा होता है, हे भाई रुको और मुझे जाने दो, मैं लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इस तरह अपने हाथों से नहीं मार सकते। वो अच्छा, तो फिर खा मेरी लात। फिर हम बाहर खड़े ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि ली जुआन को भागते हुए देख बोल रहे होते हैं, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर को किसी ने पीट दिया, वो भी एक स्ट्रेंजर आदमी ने। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। वो बंदा कौन था यार जिसने कि डेप्यूटी डायरेक्टर को पीट दिया? फिर हम देखते हैं कि ली जुआन जल्दी से अपनी कार में जाके बैठ जाता है और कार में ऐसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लीफन मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू देख लेना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ली जुआन, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जब ली फैमिली का पेट्रियार्क चुनने का समय आएगा तब तुझे आज से 2 गुना ज्यादा बेइज्जत करूंगा सबके सामने। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखा जाता है और साथ ही साथ हमें घर को भी दिखाया जाता है। फिर हम लीफन को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह रहा होता है, डैड ये 2 मंजिला छोटा सा घर मैंने आपके लिए खरीदा है, यहाँ का माहौल शांत है और नजारा भी खूबसूरत है, आपको यहाँ सुकून मिलेगा। और लीफन सोच रहा होता है, अब हम हमारे पुराने घर में नहीं रह सकते, जाओ अंदर कुछ गुंडे बेच कर हमारे पुराने घर को तोड़वा दिया है, इसलिए मैंने अंजू में ये छोटी सी जगह ली है सिर्फ आपके लिए डैड, अब सब कुछ बदलेगा डैड, सब कुछ, चाहे कोई भी लाइफ हो, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो, डैड की मौत मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा है। इस बार मुझे एक दोबारा मौका मिला है, उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे डैड को नीचे दिखाया था उन्हें मेरे डैड के सामने झुकना पड़ेगा और मेरे डैड से माफी भी मांगनी पड़ेगी। लीजी तो बोल रहा होता है, लीफन कल दोपहर को फैमिली रियूनियन है, तेरे दोनों अंकल सिटी से वापस आ रहे हैं, तो टाइम पर घर वापस आ जाना। और लीफन कल जरा तमीज में रहना और जरा अपनी जुबान को ठीक कर, बहुत ही ज्यादा फिल्म भी बोलता है तू, सुन रहा है ना? लीफन सोच रहा होता है, वो 2 कमीने अंकल जिन्होंने मेरे डैड को अकेला कर दिया था, जो हमेशा उन्हें दबाते रहे, उन्हीं ने मिलके ली फैमिली की विरासत को हड़प लिया था, जैसे ये सिर्फ पैसे और ताकत का खेल हो, इनके लिए भाई का रिश्ता सिर्फ एक मजाक था। और डैड वो तो हमेशा से ईमानदार और वफादार रहे, उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए कभी किसी का हक नहीं छीना, लेकिन अब मैं छीन लूंगा उन सबसे उनका घमंड और उनका सुकून भी।
और इस बार मैं वो पूरी ताकत को वापस लूंगा, सिर्फ अपने डैड के लिए नहीं, अपने लिए भी। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी मॉम से तो कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं दोनों के लिए लड़ूंगा। लीजी तो बुरा होता है। ली फैन, कल फैमिली रियूनियन मीटिंग है, तुम्हारे गुस्से को थोड़ा संभालो, ऐसे मौकों पर शांत रहना जरूरी होता है। समझ गया डैड। और ली फैन सोच रहा होता है, लेकिन अगर वो दोनों अंकल फिर से कमेंट दिखाएंगे तो मुझे उनका कमेंट तोड़ने का पूरा हक होगा। फिर हम देखते हैं कि ली फैन अंदर ही अंदर अपनी कर्टिसन पावर को महसूस करते हुए सोच रहा होता है। जब से मैंने चूतिया सिंह के दिए हुए चूतिया डिवाइस को ऑब्जर्व किया है, मेरी कल्टीविजन अपने आप बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी मेहनत करूँ तो मेरी स्पीड आसमान को छू लेगी। सेक्स, रीलम, ये सब क्या है मेरे लिए? मैं मोटा सुप्रीम गॉड ताइसुआन हूँ। इन इंसानी सीमाओं की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। सिर्फ तभी जब मैं अपनी असली शक्ति तक पहुँच जाऊंगा, अपनी इमोर्टल बॉडी को वापस पालूंगा, तभी मैं रीलम को तोड़कर इमोर्टल वर्ल्ड वापस जा पाऊंगा। उस समय सबसे पहला काम होगा उन 3 हेवनली गॉड्स को मार गिराने का, हेवनली बुक को फिर पाना और अपने पिछले सारे अपमान का बदला लेना। और जूली, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीफेन के फोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है। कॉल पर सियाओडोंग बोल रहा होता है, लीफेन बहुत ही बुरी खबर है, मैं हमारे क्लासमेट को नहीं ढूंढ पा रहा। लीफेन बोल रहा होता है, क्या हुआ, घबराओ मत, आराम से बताओ सब कुछ। फेंग सियाओडोंग बोल रहा होता है, कल रात हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था और तुमने कहा था कि तुम उसे घर छोड़ दोगे। बाकी क्लासमेट्स के कुछ गिफ्ट्स रह गए थे, वो लेने आने के जिया के पास टाइम नहीं था, तो मैंने कुछ और क्लासमेट्स के साथ मिलकर सोचा आज उसके घर दे आते हैं। लेकिन गलत मत समझना, उसने हमें खुद इनवाइट किया था, लेकिन बात यह है कि जब हम नीचे गिफ्ट लेके खड़े थे तो मैंने उसे कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। लाइट्स तो ऑन थी तो मुझे लगा वो घर पर ही होगी, लेकिन जब मैंने ऊपर जाके देखा तो उसके कमरे का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और रूम भी बिल्कुल बिखरा हुआ था। तो मुझे लगा कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत कॉल किया। लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, जिया को ड्रॉप करने के बाद मैंने उसे एक सेफ्टी तलिस्मान दिया था जिसमें मेरी हेवनली एनर्जी भी छुपी हुई थी, ताकि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो मैं उसे आसानी से ट्रैक कर सकूं। सियाओडोंग, तू इस बार में चिंता मत कर, तू बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं जंगली जिया को ढूंढ निकालूंगा। सियाओडोंग बोल रहा होता है, ली फैन, तुम अकेले जाने की बात कर रहे हो, क्लास मोटे रात के वक्त गायब हुई थी, इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है, उसे बचाना जरूरी है और तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं फेंग सियाओडोंग उन लोगों में से नहीं हूँ जो मुश्किलों से डरते हैं, और वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं कई सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, जितने ज्यादा उतने बेहतर, है ना? लीफेन बोल रहा होता है, अगर तुम लोग उन लोगों के सामने गए तो अपनी मौत बुलाओगे, तुम्हारे जैसे लोग उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। सियाओडोंग बोल रहा होता है, तो कम से कम हम साथ चलेंगे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीफ अपने BMW में बैठ गया होता है, वहीं पीछे बैठी लिनियो बोल रही होती है, मास्टर अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? फिर अगले सीन में हम सियाओडोंग को देखते हैं जिसके पास 2 लोग खड़े होते हैं। हेसियान सियाओडोंग से कह रही होती है, फेंग सियाओडोंग, मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से, इसका नाम है केजे जियान, सिटी का ताइक्वांडो चैंपियन, और तो और इसने नेशनल चैंपियनशिप में भी टॉप 10 में जगह बनाई थी। फेंग सियाओडोंग बोल रहा होता है, मैं तो सोच भी सकता था कि उसने इतने सारे अचीवमेंट हासिल किए होंगे, कमाल है, मेरे बॉयफ्रेंड की ग्रेटनेस को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, न जाने उसके पीछे कितनी लड़कियां पागल थी, उनकी तो गिनती भी मुमकिन नहीं। और वो मनी मन सोच रही होती है, लेकिन आखिर में वो मेरा प्रिजनर बन ही गया, मेरी जिंदगी योंजू के उन गरीब लोगों जैसी बिल्कुल नहीं। फिर एशियन बोल रही होती है, कल रात मैं चेजियान के साथ मूवी देखने गई थी, इसलिए क्लास मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जैसे सुना कि हमारे क्लासमेट के साथ कुछ हुआ है, मैं तुरंत इसे लेकर आ गई, शायद कुछ मदद कर सके। घबराओ मत, इसका नाम है याकिंग, ये चेजियान का नया अप्रेंटिस है, उसकी शक्ल पर मत जाओ, ये एक नेशनल लेवल का मशहूर हैकर है और इस वक्त क्लासमेट की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि चेजियान बोल रहा होता है, फेंग सियाओडोंग, ये फोन पर तुमने किससे बात की थी, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने हमें यूजलेस कह दिया, और उसने ये तक कह दिया कि अगर हम जाने की ट्राई करेंगे तो हम मारे जाएंगे। आखिर कौन था वो? और चेजियान सोच रहा होता है, जब से मैंने अपना सफर शुरू किया है तब से जितने लोग मेरे सामने आकर दिखाने आए थे उन सबको इतना पी चुका हूँ कि अब वो खुद से खड़े भी नहीं हो पाते। मुझे हल्के में लेने की हिम्मत कैसे की? जब वो लड़का मेरे सामने आया था ना, तब दिखाता हूँ कि असली बाप कौन है। एशियन बोल रही होती है, फेंग सियाओडोंग, वो लड़का लीफेन था, है ना? मैंने तो उसकी आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया था, लेकिन इस बार वो थोड़ा अलग कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा था, वो इस तरह का कब बन गया? और वो मनी मन सोच रही होती है, मुझे याद है कि स्कूल के टाइम पे लीफेन कितना शर्मिला था, अपने लिए तो कभी खड़ा भी नहीं हो पाता था, सोचा नहीं था कि एक दिन इतना एरोगेंट बन जाएगा। पहले कभी लीफेन के ऊपर मेरा क्रश हुआ करता था, लेकिन वो क्रश कुछ समय के लिए ही रहा, उसकी शर्मिला नेचर और गरीबी ने मुझे बोर कर दिया, मुझे उसमें कोई सिक्योरिटी महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। किस्मत की बात थी कि मैं उसे जल्दी उभर गई। अगर आज लीफेन को चेजियान से कंपेयर किया जाए तो वो तो जैसे चिट्ठी को हाथी से कंपेयर करने जैसा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लीफेन और लिनियो आ जाते हैं। वही लीफेन को देख चेजियान बोल रहा होता है, तो ये है तुम्हारा असली रूप, कुछ तो खास दिख नहीं रहा तुम में, कदमों में भी कोई दम नहीं है, ना ही कोई बड़ी ट्रेनिंग का निशान, मेरा अप्रेंटिस याकिन से भी कमजोर दिखता है। और चेजियान सोच रहा होता है, फोन पे हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, रियल मार्शल आर्टिस्ट के सामने अपने आप को क्या समझता है, ऐसे बेकार लोगों से तो मुझे हमेशा घिन आती है। ऊपर से अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेकर आ गया, क्या ये उसके लिए एक पिकनिक है? ये बंदा मैं मजाक समझ आया क्या? इतना सोचने के बाद चेजियान लीफेन से बोल रहा होता है,
ओए छोटे, फोन पे जो तूने बोला था उसका जवाब तुझे यही मिलेगा। मौज मांग रहा है क्या तू? लीफन सोच रहा होता है अगर इस सच में मरना नहीं चाहता ना तो मुझसे दूरी रहे। फेंग स्याओडोंग ये किस गधे को बुला लिया? इसे समझा कि मुझसे दूरी रहे, इसी में इसकी भलाई है। चेजियान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तू क्या मेरे बारे में बात कर रहा है? तेरे चेहरे की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा साले। तभी बीच में फेंग स्याओडोंग आ जाता है और चेजियान को रोकते हुए बोल रहा होता है ओए बुलडोजर शांत हो जा, तेरी बंदी क्या सोचेगी? हम यहाँ लीजिया को ढूंढने आए हैं, ये दंगा करने नहीं। फिर चेजियान लीफेंग की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा होता है ये कमजोर सा लड़का हमारे दोस्त को बचाएगा, मजाक मत करो। यही तो तूने पहले बोला था ना, अब मैं वही बातें तेरे खिलाफ यूज कर रहा हूँ। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई ना? जवाब नहीं है तेरे पास, कितना बेकार है तू। और तुझे पता भी है कि जंगली जिया कहाँ है? तुझे तो कुछ भी नहीं पता, तू बस एक पागल है। और तुझे किसने लीडर बना दिया? तुझे क्या लगता है तू हमारा लीडर है? कितना बड़ा मजाक है। लीफन बोल रहा होता है चलो माउंटेन की तरफ चलते हैं, वक्त बर्बाद मत करो। और लीफन सोच रहा होता है वक्त की कदर करो, इन छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करो, इन जैसे लोग बस अंधेरे में भटकते रहते हैं। चेजियान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है झूठ मत बोल, तुझे कैसे पता कि वो सेंगमेंग माउंटेन पर है? कोई भी तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी याकिन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अरे सुनो सब लोग, मुझे मिल गया, ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा था, उसका मोबाइल सिग्नल सेंगमेंग माउंटेन से आया था। क्या ये सच है? सेंगमेंग, रुको ये कैसे हो सकता है? और चीजें सोच रहा होता है उसे पहले से पता था, साला बेइज्जती हो गई। मेरा अप्रेंटिस याकिंग चाइना का काफी मशहूर हैकर है, जंगली जिया के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी याकिंग को ये सब करने में आधा घंटा लग गया, तो लीफन ने सब कैसे किया? उसने कैसे पहले जान लिया? साला उसने कैसे पता लगाया? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग गाड़ी लेकर सेंगमेंग माउंटेन पहुंच गए होते हैं। स्याओडोंग बोल रहा होता है लगता है अब हमें पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी के लिए रास्ता छोटा पड़ गया है। भाई ये जगह तो बहुत ही हरी भरी है, अंधेरा भी है और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। वही हम लिन्यू को देखते हैं जो कि लीफन से कह रही होती है मास्टर इस माउंटेन की गोश्त की बहुत ही ज्यादा है, वहां वाले से भी ज्यादा भयानक, इतनी प्योर गोश्त की बहुत ही टाइम बाद मिली है। तभी एशियन बोल रही होती है चीजें मुझे डर लग रहा है, अगर उस छोटी बच्ची की बात सच निकली तो। मैंने सुना है कि उनके बुजुर्ग कहते हैं कि ये जगह प्राइवेट है और पब्लिक के लिए बंद है। चेजियन बोल रहा होता है उस छोटी बच्ची की बातों को इग्नोर करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर किसी को डर लग रहा है तो अब लौटने का वक्त नहीं बचा। एशियन वहां से जाते हुए बोल रही होती है लीफैन एक्टिंग मत करो हमारे सामने, मुझे याद है कि तुम स्कूल में कितने डरपोक थे और कोई तुम्हें बुली करता था। तुम यही रुक जाओ अगर तुम्हें डर लग रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं काफी हैं जिया को ढूंढने के लिए। लीफन बोल रहा होता है बेवकूफ लोग, ये माउंटेन का सिपर नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ अभी वापस चले जाओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। एशियन बोल रही होती है तू खुद तो डरपोक कमीना है और ऊपर से हमें डरा रहा है तू। और वो मन में सोच रही होती है साफ दिख रहा है कि लीफन और चेजियान के बीच में ताकत का फैसला बहुत ही बड़ा है। ऐसा डरपोक जो सिर्फ लोगों के पीठ पीछे बकवास करता है वही है तू। लीफन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है जो करना है करो। वही लिन्यू बोल रही होती है मास्टर में जल्दी करनी चाहिए, पहाड़ की चोटी पर गोश्त की बहुत ही ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि जाओ एशियन से कह रहा होता है एशियन तूने लीफन को उन लोगों से लड़ते हुए नहीं देखा, वो कल रात बहुत ही जबरदस्त था। यंग मास्टर जाओ जयंतो को उसने इतनी बुरी तरह पीटा कि देखने लायक था, बस तूने अपनी आंखों से नहीं देखा इसलिए तुझे भरोसा नहीं हो रहा। एशियन बोली होती है ठीक है फेंग स्याओडोंग, बता जरा कि ये कमीना लीफैन कितना जबरदस्त हो गया है, शायद इसने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीख ली होगी, इससे क्या वो मेरे बॉयफ्रेंड से बेहतर हो गया? मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ सिटी का ताइक्वांडो चैंपियन ही नहीं बल्कि नेशन चैंपियनशिप में भी टॉप 10 में आया था। अगर वहाँ 10 जाओ जयंतो भी होते तो भी मेरे बॉयफ्रेंड के सामने कुछ नहीं। बोलो क्या लीफैन मेरे बॉयफ्रेंड के बराबर है? वही लोगों की बातें सुनकर लीफैन सोच रहा होता है अब इस बेवकूफ चीजें के चिले भी शो ऑफ करने लगे। चलो अब इनसे कुछ कहकर अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है क्लास मॉनिटर को ढूंढना, मेरे पास इन तुच्छ लोगों से बात करने का टाइम नहीं। तभी लिन्यू लीफन से कहती है मास्टर आगे एक रास्ता है जो हमें सीधा सेंगमेंग माउंटेन तक ले जाएगा। वही चीजें याकिंग से कह रहा होता है अगर तुझे पता था कि उस रास्ते पर कांटे हैं तो जीपीएस से रास्ता क्यों नहीं ढूंढा? अब जल्दी से चेक कर कि कौन सा रास्ता सही है। जंगली जिया के फोन के लोकेशन के हिसाब से लेफ्ट वाला रास्ता सबसे छोटा है। वही लिन्यू बोली होती है राइट वाला रास्ता लो। बदमाश बच्ची बकवास मत कर, तुझे पता नहीं तो चुप रहे, हमें राइट वाला रास्ता क्यों लेना चाहिए? लिन्यू बोल रही होती है बच्ची किसे बोला, अभी कनपट्टी के नीचे जन्ना दिया सड़क पर अपना फिरेगा। तभी चेजियान बोल रहा होता है याकिंग उस बच्ची से बहस करना बंद करो और चलो हम लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। सच कह रहा हूँ अगर तुम लेफ्ट वाले रास्ते से गए तो मार जाओगे। चेजियान चिल्लाते हुए लीफन से कह रहा होता है तू हरामी लड़का, लगता है तुझे अभी थोड़ी सी शर्म नहीं आई, तू ही कह रहा था ना कि अगर हम सेंगमेंग माउंटेन में घुसे तो जरूर मारे जाएंगे, लेकिन देख हम अभी जिंदा हैं और अब यहाँ खड़ा होकर बकवास और झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। वही एशियन चेजियान को रोकते हुए बोल रही होती है ठीक है अगर ये हमारे साथ नहीं आना चाहता तो जाने दो, अब इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लेफ्ट वाला रास्ता लेकर वहां से जा रहे होते हैं। वही याकिंग लीफन से कह रहा होता है हरामी लड़के इस बात तुझे माफ कर रहा हूँ, अगर मेरे मास्टर ना होते तो तुझे यही पीट देता। मास्टर चलिए इसे इग्नोर कीजिए। फिर हम देखते हैं कि लीफैन वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है लेफ्ट वाले रास्ते पर कुछ तो अजीब है, कुछ सिनिस्टर। वो तीनों सीधा मौत के मुंह में जा रहे हैं।
तभी से उन्होंने लीफेन से कह रहा होता है, लीफेन क्या तुम उनके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो? चलो ना हम भी उनके साथ चलते हैं। एशियांग तो हमारी जूनियर क्लासमेट है, वो अक्सर इस तरह का बर्ताव नहीं करती। उनके साथ चलते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे। ऐसे फैसले मत लो जिनके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और फेंग सियांगडोंग सोच रहा होता है, मैंने कल जो देखा उससे तो क्लियर है कि लीफेंग की टेक्निक नॉर्मल नहीं है, ये रियल मार्शल आर्ट है। उस बुलडोजर का तो लीफेंग के सामने कोई चांस ही नहीं। क्या ही दुख की बात है कि वो लोग इस बात को नहीं जानते। मुझे यकीन है कि लीफेंग उनकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है। लीफेंग बोल रहा होता है, ठीक है मैं उनकी मदद करूंगा, क्योंकि तूने मुझसे कहा है, वरना उनकी मदद मैं कभी ना करूं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हेसियांग बोल रही होती है, रास्ते में तो बहुत ही अंधेरा है, चीज़ क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनके साथ चलना चाहिए? मुझे तो ये जगह बहुत ही डरावनी लग रही है। ये आवाज क्या थी? ओह, ये तो सिर्फ एक चिड़िया थी। चेजियान के हम वापस कर चले, मुझे लगता है कि वो तीनों ही इस मामले को हैंडल कर लेंगे। चेजियान हेसियांग से कह रहा होता है, हेसियांग मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? हे मास्टर पीछे देखो जरा। चेजियान बोल रहा होता है, ये बेवकूफ लोग जंगल में अकेले जाने से डर रहे हैं, बड़े आए चिया को बचाने। लास्ट में फिर सभी को मेरी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, लूजर्स। और चेजियान सोच रहा होता है, लेकिन अगर सच में कोई मुश्किल आई तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम तीनों को सबसे पहले कुर्बान कर दूंगा, चाहे फिर वो छोटी बच्ची क्यों ना हो। मदद करो, कोई हमारी मदद करो। मेरे ग्रैंडमा के पैर में चोट लग गई है, उनका पैर इस पत्थर के नीचे फंस गया है, मैं इसे अकेले नहीं उठा पा रही। मास्टर इन दोनों के आसपास तो डेथ वाला हो रहा है, ये दोनों अनडेड हैं। सियाओडोंग बोल रहा होता है, लीफेन क्या हमें उस बुढ़ी औरत की मदद नहीं करनी चाहिए? उसका पैर फंस गया है, चलो ना हम उसकी मदद करते हैं। लीफेन बोल रहा होता है, रुको सियाओडोंग, तुम उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ खड़े रहकर देखो। फिर हम देखते हैं कि लीफेन अपनी हवेली घोड़े को एक्टिव कर लेता है और ग्रैंडमा गोस्ट और उसकी पोती को देखते हुए सोच रहा होता है, ये बुढ़िया और वो लड़की किसी गोस्ट की इल्यूजन है, इन्होंने इन लाशों को प्रोसेस किया है और इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया है। अच्छा जादू है। कई जंगल और पहाड़ों में ऐसे भूत होते हैं जो कि पुनः जन्म लेने से मना कर देते हैं, वो संसार में अटक जाते हैं और इंसानी दुनिया में भटकने लगते हैं। ऐसे भूत जंगली हो जाते हैं और हत्या पोजेशंस जैसे अपराध करते हैं। और इन गोष्ट की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, इन्हें समझना चाहिए कि रिकानेशन के चक्र से बचने के लिए उसमें इंटर करना पड़ता है, अपने शरीर से अलग होना पड़ता है, शून्यता का रहस्य समझना पड़ता है, मौत की ताकत को अपनाना पड़ता है, तब जाके इमोर्टल वर्ल्ड के दरवाजे खुलते हैं। चेजियान बोल रहा होता है, क्या तुम लोग इतने कमजोर हो कि एक बुढ़ी औरत की भी मदद नहीं कर सकते? लूजर्स कहीं के। याकिंग जा और उस बुढ़ी औरत की मदद कर, तुम मेरे डिसाइपल हो और तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। जी मास्टर। रुके ग्रैंडमा, मैं अभी ये पत्थर उठाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि याकिंग ने उस पत्थर को उठा दिया होता है और वो बुढ़ी औरत बोल रही होती है, थैंक यू यंग मैन, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की भी याकिंग से चिपक जाती है और साथ ही साथ बोल रही होती है, थैंक यू ब्रदर, आप तो सच में बहुत ही स्ट्रांग हो। वही याकिंग लीफेंग की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, सुनो कमीनो, क्या तुम्हारे भी इनसे डर लग रहा है? तुम लोग तो सच में बहुत ही डरपोक हो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। लिनी सोच रही होती है, ये इंसान तो सच में एक पागल है। वही उन सभी को डरे हुए देख याकिंग बोल रहा होता है, मास्टर क्या हुआ? आप सभी लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मेरे पीछे कोई भूत हो? चेजियान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हाँ है तेरे पीछे, गधे जल्दी वहां से भाग। फिर याकिंग पीछे मुड़कर देखता है, वो ग्रैंडमा कुछ बोल रही होती है, यंग मैन तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये ग्रैंडमा बहुत ही भूखी थी, वो तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए आधी रात को मेरा पेट भरने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो गोश्त याकिंग को खाना स्टार्ट कर देती है। वही याकिंग डर के मारे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए, वरना ये बुढ़िया मुझे खा जाएगी। याकिंग नहीं, होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। फिर चेजिया छलांग मार के उस ग्रैंडमा गोश्त को एक लात मारता है, लेकिन उस ग्रैंडमा गोश्त को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देख चेजिया सोच रहा होता है, क्या ये कैसे हो सकता है? मैं ताइक्वांडो चैंपियन हूँ, मैं लकड़ी के आसानी से 8 टुकड़े कर सकता हूँ, और ये बूढ़ी औरत तो मेरी लात खाने के बाद भी हिली तक नहीं। फिर चेजियान बहुत ही ट्राई करता है उस ग्रैंडमा गोश्त को रोकने का, लेकिन उस ग्रैंडमा गोश्त को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो ग्रैंडमा गोश्त पीछे मुड़कर चेजियान से कह रही होती है, अरे खली की नाजायज औलाद, क्या तू मेरे पेट को जा रहा है? चिंता मत कर, जैसे इस बंदे को खत्म करूंगी अगला नंबर तेरा ही होगा। राक्षस, तू एक राक्षस है, तूने याकिंग को खा लिया। फिर वो ग्रैंडमा गोश्त चेजियान को एक अटैक में हवा में उड़ा देती है। पोती गोश्त बोल रही होती है, मुझे उन लड़कियों से बहुत ही जलन होती है जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। शायद तुम्हारा स्वाद भी तुम्हारी खूबसूरती जैसा ही होगा, बहुत ही ज्यादा लजीज। ऐसे अंदर हुए बोल रही होती है, दूर रहे मुझसे चुड़ैल, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। पोती गोश्त बोल रही होती है, कितने साल हो गए हैं मुझे कुछ अच्छा खाए हुए, थैंक यू आज यहाँ आने के लिए, आज मुझे बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा। फिर वो ग्रैंडमा गोश्त एशियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। एशियन डर की माँ चिल्ला रही होती है, चेजियान मुझे बचाओ वरना ये गोश्त मुझे खा जाएगी। चेजियान नीचे पड़े एक बड़े पत्थर को उठाता है और उस ग्रैंडमा गोश्त के चेहरे पर दे मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस ग्रैंडमा गोश्त को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अबे खली की नाजायज औलाद, मैंने तुझसे कहा था ना कि बीच में मत आना, लेकिन तूने बीच में आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, तो अब मर जा। इतना कहने के साथ ही ग्रैंडमा गोश्त चेजियान के ऊपर अटैक करके उसके सोल को बाहर निकाल कर खा जाती है और इसे चेजियान वहीं के वहीं मारा जाता है।
फिर वो ग्रैंडमा गोस्ट हेसियांग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वही देख हेसियांग सोच रही होती है, चीजियान और याकिंग तो शायद अब मर भी गए होंगे, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम सब मरने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा गोस्ट हेसियांग को चाटने लगती है और साथ ही साथ बोल रही होती है, लिटिल गर्ल हिलना बंद करो और हमें शांति से तुम्हें खाने दो। फिर वो ग्रैंडमा गोस्ट हेसियांग को खाने के लिए मुंह खोलती है। वही हेसियांग मदद के लिए चिल्ला रही होती है। ये देखिए हेसियांग खतरे में है। फिर हेसियांग लीफन से कह रहा होता है, लीफन क्या तुम कुछ नहीं करोगे? कम से कम तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए हेसियांग को बचाने की, प्लीज। सिर्फ तुम ही हो जो कि उसे बचा सकते हो, वो हमारी पुरानी क्लासमेट है। ठीक है। फिर लीफन एक फूंक मारता है जिससे वो दोनों गोस्ट हवा में उड़कर पीछे गिर पड़ते हैं। ग्रैंडमा गोस्ट बोल रही होती है, थोड़ी बहुत पावर लेकर सैंगमैन माउंटेन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज तुम्हारा निश्चित है, तुम्हें मरना ही होगा। वही हम देखते हैं कि हेसियांग लीफन की तरफ भाग जाती है। फिर वो दोनों गोस्ट एक होकर लीफन के ऊपर अटैक करते हैं। तभी लीफन अपने लिए एक स्टील को बना लेता है जिससे वो उस गोस्ट के अटैक को रोक लेता है। वो गोस्ट बोल रहा होता है, बस ये कमजोर सी शील्ड, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये शील्ड तुम्हें मुझसे बचा लेगी? वो ऐसा बोल ही रहा होता है, तब तक लीफन उसे अपनी शील्ड के अंदर कैद कर देता है। वो गोश्त बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है? तुमने ये कब किया? तुमने कब मुझे इसके अंदर फंसा दिया? मुझे बाहर निकालो तुझ इंसान। लीफन बोल रहा होता है, ज्यादा फड़फड़ाओ मत पुअर क्वालिटी के गोश्त। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ से जिंदा बच के निकलना आसान नहीं होगा। मैं तो तुम्हें छोड़ना ही चाहता था, लेकिन तुमने मुझे तुझ कहने की गलती की है, तो फिर मर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोश्त पूरी तरह से नहीं मरा होता है। उसकी सोल अभी भी बची हुई होती है, जो कि वहां से भागने का ट्राई कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मुझे जल्दी ही मास्टर चैन को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन लिनी उस गोश्त की सोल को वहां से भागते हुए देख लेती है। फिर लिनी उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। वो गोश्त बोल रहा होता है, नादान बच्ची मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। लिनी बोल रही होती है, मुझे लगता है तुमने जो कहा यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट होने वाला है। और हम देखते हैं कि लिनी उस गोश्त को खा जाती है। वो ये सब देख हेसियांग तो सोच रही होती है, लीफन सचमुच इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने एक झटके में उन मॉन्स्टर्स को मार दिया। वही चीजें तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। क्या है वाकई वही लीफन है जूनियर स्कूल में जो हमेशा सीधा साधा और डरपोक लगता था? इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया उसमें? तो क्या अब तक हम लीफन को गलत समझ रहे थे? असल में तो लीफन इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम उसकी नजरों में कुछ नहीं। लीफन बोल रहा होता है, चलो क्लासमेट अभी हमारा इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के साथ ही वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। वही हेसियांग लीफन से कह रही होती है, लीफन जब तुम्हें लोगों को बचाने की ताकत थी तो पहली बार क्यों नहीं किया? अगर तुमने पहले कुछ किया होता तो ये चिजियान और याकिंग की मौत न होती। हेसियांग क्या तुम कहना चाहती हो कि चिजियान और उसका डिसाइपल मेरी वजह से मरे? मत बोलो, मैंने तुम्हें पहले समझाया था। जब हम निकल रहे थे तब भी, जब हम माउंटेन में घुस रहे थे तब भी, और जब वो अंधेरा रास्ता पार कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें रोका था। लेकिन अफसोस, तुमने मेरी बात सुनने के बजाय हर जगह मेरा मजाक उड़ाया। पर फिर भी सिर्फ फैंसी के कहने पर मैंने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया। जब मेरी मुलाकात ओल्ड क्लासमेट से हुई तब भी मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मत जाओ, लेकिन तुमने फिर भी मेरा मजाक उड़ाया। इस सफर के दौरान बार बार मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन बताओ क्या किसी ने मेरी बात सुनी? हेसियांग बोली होती है, तुम? हेसियांग गुस्सा मत करो, लीफन ने आके तुम्हारी जान बचाई है, वो तुम्हारा लाइफ सेवियर है, तुम्हारा उधर चुकाया नहीं जा सकता। हेसियांग बोली होती है, उसने तो पहले मान लिया था कि वो हमें नहीं बचाएगा। ऐसा कैसा अच्छा इंसान है वो? वही फैंसी सोच रहा होता है, लगता है मैं कुछ भी क्यों ना कह लूं, लेकिन हेसियांग मेरी बात नहीं सुनने वाली। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग सैंगमैन माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए होते हैं। हम देखते हैं कि जिया एक ट्रायंगल में बैठी होती है। लीफन उसके साथ क्या हो रहा है? ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? आखिर किसने उसके साथ ये सब किया? कोई उसकी लाइफ फोर्स को जबरदस्ती बलि के रूप में खींच रहा है। उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो उसको जंजीर से निकलती हुई डार्की को अपने अंदर संभाल ले। और लीफन सोच रहा होता है, आम लोगों का शरीर इन और डार्की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन जंगली जिया के पास शुरुआत से एक 9 फिजिक है और उसकी बॉडी में जो थोड़ी बहुत 9 की है वही इस डार्की के असर को कुछ हद तक रोक रहा है। लेकिन ये डार्क स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जंगली जिया की 9 की बहुत ही कमजोर पड़ रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जंगली जिया इस डार्क स्पिरिट के सामने टिक नहीं पाएगी और धीरे धीरे एक चलती फिरती लाश बन जाएगी। तभी जिया अपनी आंखें खुलती है
और वो अपने सामने लीफेन को देख चिल्लाते हुए बोल रही होती है, लीफेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, प्लीज जल्दी यहाँ से चले जाओ। तभी वो कुनी जंजीर जिया को छोड़ देती है और जिया वही नीचे गिर पड़ती है। ये देख लीफेन जिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ मास्टर चैन अपने कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। मास्टर चैन को देख जिया बोल रही होती है, मास्टर चैन मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मनबुद्धि हैं, मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, तो बस इस बार इन्हें जाने दीजिए। मास्टर चैन बोल रहा होता है, माफी? बिल्कुल नहीं, अगर ये बच्चे मेरे प्लान्स में दखल देने की कोशिश करेंगे तो जिंदा बचकर यहाँ से निकलने का सपना भी मत दिखना, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, मैं इन्हें जल्दी मौत दे दूंगा। इतना कहने के साथ ही मास्टर चैन लीफेन की तरफ एक हथियार को फेंकता है और बोल रहा होता है, अपनी जान खुद ले लो, अगर मुझे करनी पड़ी तो तुम्हारी मौत और भी ज्यादा भयानक होगी। तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? तुम्हारी तो मुझसे बात करने तक की औकात नहीं है, और वो तुम हो जो कि अब मरने वाला है। जंगली जिया को छोड़ दे वरना मर जा। वही ये सेन सोच रही होती है तो ये है वो लेजेंडरी मास्टर चैन। लीफेन पागल हो गया है, इस बार उसकी मौत तय है। जब मेरा बॉयफ्रेंड मर रहा था तब तूने उसकी मदद नहीं की, अब मुझे दोस्त मत देना अगर अब मैं तेरे खिलाफ हो गई हूँ। मास्टर चैन का नाम सिर्फ यहाँ नहीं पूरे चाइना में मशहूर है। मैंने उनके कारनामे ग्रेट फायरवॉल पर भी पढ़ा है। वो एक खतरनाक और भयानक शख्सियत है। मैंने सुना है कि वो एक गॉड है। लीफेन जैसे लोग उसके पैरों के नीचे कुछ ले जाने वाले लोगों से ज्यादा कुछ नहीं। मास्टर चैन बोल रहा होता है, लीफेन है ना, मुझे पता चला कि तुम एक कल्टिवेटर हो, उन दो कुछ को मार गिराया, मेरे दोनों डिसाइपल को भी हरा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, पर फिर भी तुम्हारा नाम पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो जरा उस लड़की को देखो कितनी नफरत भरी हुई है, सब कुछ तुम्हारे लिए, तुमने ऐसा क्या किया? ये लड़की, अगर तुम्हें इस लड़के से नफरत है क्योंकि इसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं बचाया, तो क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगी? क्या होगा अगर मैं तुम्हें वो शक्ति दे दूं जिससे तुम अपने बॉयफ्रेंड का बदला ले सको और इस लड़के को खत्म कर सको? हेसियांग बोल रही होती है, हाँ मास्टर चैन, लीफेन के पास दोनों को बचाने की पावर थी और उसने जानबूझकर उन्हें नहीं बचाया, उसने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे लोग सिर्फ धरती पर कलंक हैं जो सिर्फ अच्छाई का नाटक करते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ मास्टर चैन, मेरी नफरत को शांत कर दीजिए। मास्टर चैन बोल रहा होता है, अगर तुम अपने रिवेंज को लेने के लिए मानी गई हो तो मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा। फिर मास्टर चैन जिया की गर्दन पर मारता है जिससे उसकी मुंह से एक डार्क मोती निकलती है। मास्टर चैन उस मोती को उठाकर हेसियांग की तरफ फेंकते हुए बोल रहा होता है, ये मोती लो, इससे निकल जाओ, इसके बाद तुम इस गंदे लड़के को मार सकती हो और अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला ले सकती हो। वही हम देखते हैं कि फेंग सियांगडोंग हेसियांग को रोकते हुए बोल रहा होता है, हेसियांग ऐसा मत करो, लीफेन ने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या दोस्तों के साथ ऐसा बदला लिया जाता है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मोती जंगली जिया की बॉडी में भरी हुई इन एनर्जी से बना हुआ है। ये चैन कितना घिनौना है, चलो देखते हैं ये मोती क्या करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एशियन उस मोती को निकल लिया होता है, उसके आसपास से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है। फिर एशियन लीफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लीफेन जाओ सीधा हेल में। वही हम देखते हैं कि एशियन की बॉडी में से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो रही होती है कि फेंग सियांगडोंग वहां से गुलाटियां खाते हुए उड़ जाता है। फिर थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और वो सोच रहा होता है कि हेसियांग अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई, उसकी क्लो की ताकत ने तो मुझे हवा में उड़ाई दिया। लीफेन वहां मत खड़ा रहे, अपनी जान बचाकर भाग जा, क्या तू डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा? मैं तेरे दिल को बाहर निकालूंगी। वही लीफेन सोचा होता है कि एशियन की लाइफ उस लगभग खत्म हो चुकी है, अपनी जान का नुकसान करके जबरदस्ती इतनी सारी गोष्ठी को ऑब्जर्व कर रही है, उसकी बॉडी इस बर्डन को संभाल नहीं पा रही। लगता है मैं इस ह्यूमन बॉडी में वापस आकर बहुत ही नरम पड़ गया हूँ। ये लोग सिर्फ छोटी छोटी चींटियां हैं, रब मार्ट के स्केल पर इनका कोई अर्थ ही नहीं। जब ये छोटी छोटी चींटियां मुझे छोटी समझने की हिम्मत कर रही है तो इस गॉड को भी अपना प्रकोप दिखाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि बीच में लिन्यू आके एशियन के अटैक को रोक लेती है और वो बोल रही होती है कि मास्टर मुझे इससे निपटने दो, अभी अभी मैंने उस गोश्त को खा के अपनी डेमोनिक बॉडी को मजबूत किया है, तो आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। मेरी कल्टीवेशन न सिर्फ वापस आई है बल्कि और भी ज्यादा तेज हो गई है। और हम देखते हैं कि लिन्यू अपने एक बड़ी सत्या को समन करती है और वो उससे एशियन पर अटैक करते हुए बोल रही होती है, क्या हुआ, पहली बार कोई लो टायर सोल बोर्न वेपन दिख रही हो क्या? कितने तुच्छ हो तुम। आओ इस ग्रैंड मदर से सीखो कि असल में प्रीमोडिकल डोमिनिक नेदर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मास्टर आपको मेरी एक्स कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मैं पहले से स्ट्रांग हो गई हूँ? बस एक बेकार सा खिलौना। क्या मतलब बेकार? ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। और हम देखते हैं कि लिन्यू फिर से अपनी उस बच्ची वाली फॉर्म में आने लगती है और वो बोल रही होती है कि अरे नहीं, अब मैं इस फॉर्म को और मेंटेन नहीं रख सकती। वहीं सैम बोल रही होती है, मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। फिर हम देखते हैं कि लीफेन अपनी एनर्जी को दिखा रहा होता है। मास्टर चैन बोल रहा होता है, बढ़िया चलती छोटे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तेरा लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, तूने आज मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर दी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आज तुझे मरना ही पड़ेगा।
空气。 बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी इस पावर के साथ तो मेरा बेड़े तोड़ना दूर की बात रही, तुम तो अपनी जान तक नहीं बचा पाओगे। कुछ ही मिनटों में तुम्हारी सारी लाइफ फोर्स को चूस लिया जाएगा और तुम्हारी लाइफ फोर्स मेरी कार्टिजन बढ़ाने के लिए एक पोषण बन जाएगा। अगर तुम अपना हाल समझ गए हो तो उठने के बाद गिर जाओ और मुझसे दया की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। 什么？ और लेखन बोल रहा होता है कि ये क्या घटिया सी स्किल से मुझे फंसाने की हिम्मत कर रहे हो। और मास्टर चैन सोच रहा होता है इस लड़के ने मेरे स्पेल को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। मेरी पावर ग्रैंड मास्टर के लेवल को पार कर चुकी है और मैं गॉड रूल लेवल के बिल्कुल करीब हूँ। मैं सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर हूँ, फिर ये कैसे हुआ। फिर मास्टर चैन बोल रहा होता है शायद मैंने इस जनरेशन के जूनियर्स को थोड़ा कम मार्क दिया था, लेकिन अब भी मौका है, मुझे सर्व करो तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर जीत की तो मौत तय है, सिर्फ मौत। देखो, ये मेरी सबसे आखिरी इल्यूजन है जो गॉड के शिकार पर परफॉर्म की गई है। इस रूप में मेरी पावर और बल दोनों के गुना बढ़ गए हैं। क्या तुम मेरी पावर को देखकर थरथरा रहे हो? मेरे सामने तुम जैसे कमजोरों को झुकना चाहिए। तुम जैसे तुच्छ लोग मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेको। बेकार इंसान, मैं सैंडमैन माउंटेन का असली डीमन किंग हूँ। इस जगह पर सिर्फ मेरा राज है। झुको और मेरी पूजा करो। वही ने सोची होती है बुढ़े बंद कर डीमन किंग का नाम लेकर अपनी बड़ाई करना। तुझ में है क्या डीमन किंग जैसा? पर फिर भी ये बुढ़ा काफी खतरनाक है। इसने पूरे सैंडमैन माउंटेन की चोटी को जहन्नुम बना दिया है। मास्टर, इसकी बैंड बजा दो, दिखा दो यहाँ कौन असली बॉस है। वही इसे सोची होती है वो एक डीमन गॉड है, लिफन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इस बार उसकी मौत पक्की है। लिफन बोल रहा होता है डीमन तुम एक साधारण से इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग कल्पना करते हैं खुद को डीमन किंग बोलकर। अगर असल में इमोर्टल्स या डीमन लॉर्ड्स मुझे देखते तो वो भी इस महान गॉड किंग के सामने घुटने टेकते। अच्छा, अब मजा खत्म हुआ छोटे इंसान। इस प्रभु को तुम्हारी कमजोर कला से घिन आ रही है। अगर बस इतना ही दम दिखा सकते हो तो अब अंधकार में समा जाओ। फिर लिफन जोर से जमीन पर लात मारता है जिससे पूरा सैंडमैन माउंटेन कांपने लगता है। फोनिक्स जाओ और इस गति को खत्म कर दो। एक इल्यूजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पागल लड़के, तूने इस ओल्ड मैन को ऑफन करने की हिम्मत की है तो अब मर एक पीटफुल डेथ। ये क्या हो रहा है? इस लड़के की बॉडी धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है? तुम एक स्नेल की तरह स्लो हो और तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं थक गया हूँ तुम्हारी इस नौटंकी को देखकर। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी लाइफ लगाकर मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ कल्टिवेशन ही किया और फिर भी मैं इस बच्चे से इतनी आसानी से हार गया। और हम देखते हैं कि लीफन मास्टर चैन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और लीफन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हारे हाफ स्टेप दूर गॉड रूल लेवल की पावर को दिखना नहीं चाहता तो अब तक मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। वही मास्टर चैन सोच रहा होता है कि क्या ही जबरदस्त पावर है, यहाँ तक कि मैं भी उसकी स्किल को नहीं रोक पाया। अगर ये लड़ाई और चली तो शायद मैं नहीं बचूंगा। फिर मास्टर चैन अपने घुटनों पे आके लीफन से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है मास्टर प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। फिर लीफन मास्टर चैन के चेहरे पर लात रखते हुए बोल रहा होता है हे सियांग, देखो तुम्हारा ये मास्टर चैन मेरे पैरों तले दबा हुआ है, तो अब तुम क्या कहना चाहती हो? हे सियांग सोच रही होती है अगर मुझे पता होता कि लीफन मास्टर चैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं लीफन को फॉलो करती, इससे मैं इस मुसीबत में तो नहीं फंसती। फिर एशियन लीफन से माफी मांगते हुए बोल रही होती है लीफन मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी जो कि मैं तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाई, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि लीफन कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता है। तभी आसमान से वो खूनी जंजीरें वापस आती हैं और एशियन को पकड़ लेती हैं, जिससे एशियन वही तरफ तरफ कर मर जाती है। लीफन बोल रहा होता है बता वो खूनी जंजीरें एबी से कैसे निकल रही है? क्या ये तुम्हारी कारस्तानी है? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो सैंडमैन माउंटेन पर बना हुआ एक नेचुरल अल्तार है। वही अल्तार सभी तरह की डेमोनिक और गोश्त की को समिट पर खींचता है। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर इविल गोश्त की और एनर्जी को बढ़ावा दिया जाता है। मास्टर, मेरी कल्टिवेशन ही मेरी लाइफ का मकसद है। जब तक आप मुझे मारते नहीं मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लिखन सोच रहा होता है मुझे वैसे भी एक छोटा मोटा नौकर चाहिए था जो मेरे छोटे मोटे कामों को संभाल सके। बात जैसे एक साधारण आदमी का काम कुछ हद तक ही ठीक है, लेकिन यहाँ एक काबिल गुलाम की जरूरत है। इतना सोचने के बाद लिखन बोल रहा होता है तुम अपनी तुच्छ जिंदगी के बदले में इस महान प्रभु की सेवा करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी बेकार जान बख्श रहा हूँ, लेकिन याद रहे मेरे हर हुक्म को मानना पड़ेगा, वरना इस गॉड किंग के हाथों तुम्हारी आत्मा अंधकार में समा जाएगी। जी मास्टर, अब मेरी जिंदगी और मेरी तकदीर दोनों आपके हाथों में है। तो चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा।
ठीक है तो मास्टर मैं निकलता हूँ। फिर हम फैंक्सियांडोंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या ये वही ली फैन है जिसे कि मैं जानता था। इतना बड़ा बदलाव, क्या ये अब भी इंसान है। फिर हम देखते हैं कि ली फैन जिया को उठाते हुए सोच रहा होता है ये काला मोती असल में जंगली जिया के 9 फिजिक का एसेंस है। इस मोती के अंदर जो कोल्ड ऑरा है वो अभी उनको इन जंजीरों से खींची गई है। इसी वजह से एक साधारण लड़की जैसे कि चू सुलियन भी अपनी बॉडी में हर तरह की गोश्ती को समा सकती है। 9 नेगेटिव फिजिक का राज मेरी सोच से भी कई ज्यादा गहरा है। और चैन जंगली जिया के 9 प्रोफाउंड बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो कोल्ड और ईवी स्पिरिट्स को अपने लिए खींच सके और अपनी ताकत को बढ़ा सके। लेकिन अब जब मैंने उसे सबक सिखा दिया है मुझे नहीं लगता अब उसमें दोबारा किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत होगी। तभी जी अपनी आंखें खोल के बोल रही होती है थैंक यू ली फैन मुझे बचाने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वही ली फैन सोच रहा होता है ये अल्तार जो इविल और कोल्ड एनर्जी से खूनी जंजीरें बुला सकता है, ये साफे के अर्थ पर अब खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ बस यूं ही नहीं हुआ, किसी ने या कुछ लोगों ने जान के इस अल्तार को बनाया है। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ कर बैठा तो फैंक्सियांडोंग और जंगली जिया की हालत भी एशियन जैसी ना हो जाए। मुझे तब तक रुकना होगा जब तक मैं इमोर्टल स्टेट के थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाऊं। फिर हम देखते हैं कि जिया बोल रही होती है ली फैन तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मैं तुम्हारी कल्टिजन फील नहीं कर पा रही। क्या तुम वाकई में इमोर्टल हो जैसे तुमने कहा था? मास्टर चेन को भी तुमने हराया। लेकिन बुरा होता है मैं एक बार सुसा माउंटेन गया था जहाँ मैं एक क्लिफ से गिर गया था। एक रियल इमोर्टल ने मुझे बचाया और कुछ टेक्निक सिखाई थी। जिया सोच रही होती है बेवकूफ क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ नहीं पकड़ सकती? तुम वैसे के वैसे ही हो ली फैन। जब वक्त आएगा जब तुम खुद बताओगे मैं इंतजार करूंगी। हर किसी के अपने कुछ राज होते हैं मैं समझती हूँ। पहले मुझे लगता था कि ली फैन को हमेशा मेरी जरूरत रहेगी जैसे एक छोटे भाई को अपनी बड़ी बहन की होती है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं उस पर गर्व करूंगी। तुम वाकई में कुछ खास हो बदल ली। वही ली फैन सोच रहा होता है इस सफर के बाद लगता है फैंक्सियांडोंग मुझसे थोड़ा दूर हो गया है। चाहे वो मोटल हो या नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगा। चाहे उसके रास्ते अलग क्यों ना हो जाएं, मैं उसकी मदद बिना किसी हिचकिचाहट के करूंगा। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मंगा एक्सप्लेन चैनल में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली फैन और लिजितो दोनों योंजो के फेमस 3 स्टार होटल के बाहर खड़े होते हैं जहाँ लिजितो बोल रहा होता है ली फैन तुम्हारे फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल हमेशा अपना रियूनियन डिनर इसी होटल में रखते हैं। योंजो एक छोटा सा सिटी है, यहाँ सिर्फ एक 3 स्टार होटल अवेलेबल है। तुम्हारे अंकल सोचते हैं कि यहाँ बुकिंग करा के अपनी फैमिली का स्टेटस दिखाया जा सकता है। हर साल ये लोग रियूनियन डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं पर कभी हम बाप और बेटे को इन्वाइट नहीं किया। ली फैन बोल रहा होता है चिंता मत कीजिए डैड, वैसे भी ये होटल पहले जाओ फैमिली का हुआ करता था और अब हम इस होटल को ऑन करते हैं। अभी हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है, देखते हैं आज कौन हमें रोक सकता है। फिर ली फैन अपनी पॉकेट में हाथ डाल के एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है और डैड आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आपके पास कोई अच्छी वॉच नहीं थी ना, ये लीजिए ओएम भाई ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ये वॉच आपके लिए परफेक्ट है। लिजी तो बोल रहा होता है मेरी बहू ने मुझे नई वॉच गिफ्ट की है, कितनी अच्छी लड़की है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। लगता है ये वॉच काफी महंगी होगी। ली फैन बोल रहा होता है बहू डैड आप मजाक कर रहे हैं क्या? चुप कर बेटा, चलो अंदर चलते हैं। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली फैमिली के मेंबर्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी ली फैन दरवाजा खोलते हुए वहाँ अपने डैड के साथ आ जाता है। ली फैन और उसके डैड को देख फर्स्ट अंकल गुस्से में बोल रहे होते हैं थर्ड ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम लोगों को मना किया था ना कि यहाँ मत आना, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग यहाँ आने के लायक नहीं हो। ये एक अपस्केल होटल है सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इन जैसे लोगों के साथ बैठना तो हमारी फैमिली की इज्जत को गिरा देगा। अगर किसी आउटसाइडर ने देख लिया तो कितनी शर्म की बात होगी। ली फैन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी में डैड इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इन घटिया रिलेटिव्स के साथ बैठ सके। पर अब एक महान इमोर्टल जिसे कि हजारों लोग पूछते हैं खुद यहाँ आया है। मेरे जैसे बड़े इंसान का उनके एक छोटे से डिनर में शामिल होना उनके लिए कोई बड़े सम्मान से कम नहीं। ये सीट ली जान के लिए रिजर्व थी, लेकिन वो बेवकूफ अभी हॉस्पिटल में पड़ा होगा तो फिलहाल तो वो नहीं आ सकता। इतना सोचने के बाद ली फैन बोल रहा होता है ली चैंगलिंग सुन लो, ये होटल अब हमारा है, हम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, समझे? ली चैंगलिंग गुस्से में बोल रहा होता है थर्ड ब्रदर कितना बदतमीज लड़का बन गया है ये, चूज हो गया था कुछ सीखने और वापस आया बदतमीजी सीख के। ऊपर से मुझे फुल नेम से बुला रहा है, क्या मुझे अंकल भी नहीं बुला सकता? इस छोटे की इतनी हिम्मत। लीजी तो सिचुएशन को संभालते हुए बोल रहा होता है अरे अरे बड़े भाई इतना गुस्सा क्यों? मेरा बेटा ली फैन तो कोई झूठ नहीं बोल रहा था, वो यहाँ किसी को और नहीं करना चाहता। मेरा बेटा ली फैन पहले से बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है। आपने तो सुना ही होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हो सकता है आज वो तुम्हें सरप्राइज कर दे। किंग यूं बोल रहा होता है सच में ये
अरे ली फैन, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि तुझे थोड़ा इज्जत दे दूँ, लेकिन जब तू इतना छाती ठोक के झूठ बोल रहा है तो छुपाने का क्या फायदा। सुना है तू तुझे किसी प्राइवेट स्कूल में इंटर्न का काम करता है और 4,000 रुपए महीने कमाता है। अब तू कह रहा है कि तू इस होटल का मालिक है। इतना बड़ा झूठ। तुझे क्या लगता है तू आगे मारू है? ब्रदर किंग यून ये तो सपने में जी रहा है, लगता है नींद में चल के यहाँ आया है। छोड़ो यार, इस घर को एक्सपोज करने का क्या फायदा। अंकल तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, उनके बेटे के झूठ को एक्सपोज करने से क्या मिलेगा। सच कह रही हूँ, इन लोगों का मुंह तो बहुत ही बड़ा है, हम इन जितने झूठ नहीं बोल सकते। इनका मजाक उड़ाने से क्या फायदा। चलो हम इनके लिए काइंड बन जाते हैं। किंग यून बोल रहा होता है, हाँ कजन बिल्कुल सही, हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ली फैन, ओ नहीं 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 मिस्टर ली, जब आप कह रहे हो कि आप इस होटल के बॉस हैं तो प्लीज बैठिए, खाना खाइए। होटल का फ्रंट डेस्क मैनेजर तो आपकी पोजीशन वेरीफाई कर ही लेगा, राइट? तो क्या मैनेजर को बुलाया जाए? रुको, मैं जानता हूँ उसे, अभी बुलाता हूँ। फिर किंग मैनेजर चैन को कॉल कर रहा होता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, कम ऑन, मैनेजर चैन को यहाँ बुला लेते हैं, इससे लीफेन का पर्दाफाश भी हो जाएगा और उनके साथ 2 पैक भी लगा लेंगे। वही चैन बोल रहा होता है, धर बदर तुम्हें क्या लगता है सब मजाक चल रहा है? अगर तुम ऐसे सबके सामने ड्रामा करोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? मैं तुम्हें ये सब बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी ली फैमिली का नाम खराब हो रहा है। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ये लोग खुद अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार हैं। तुम्हारे जैसे लोग ना हमारे साथ बैठने तक का लेवल नहीं रखते। मेरा बेटा किंग यून तो एक प्राइवेट एलिट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है, चूजों की एलिट सर्कल में नाम है उसका। वही आंट बोल रही होती है, लीज तो तुम भी लीफेन के साथ में झूठ बोल रहे हो, थोड़ा तो समझ करो। देखना जैसे फ्रंट डेस्क मैनेजर आएगा ना, वो तुम्हारा पूरा बंडा फोड़ देगा। होटल का मालिक और कोई अच्छा झूठ नहीं मिला। मैं तुम दोनों बाप बेटे की बकवास सुन के परेशान हो गई हूँ। तभी वहाँ मैनेजर चैन की एंट्री होती है। प्रेसिडेंट ली एंड हेलो एवरीवन। किंग मैनेजर चैन को लीफेन का इंट्रोडक्शन देते हुए बोल रहा होता है, मैनेजर चैन मिलिए इस होटल के नए बॉस से, आपको तो जरूर पता ही होगा इनके बारे में। मैनेजर चैन बोल रहा होता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो पहली बार देखा उस लड़के को। ये होटल तो जाओ फैमिली का है। कल ही तो एक मास्टर जाओ जानतो ने यहाँ अपने क्लासमेट की बर्थडे पार्टी रखी थी। किंग बोल रहा होता है, सुना लीफेन, फ्रंट डेस्क मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम क्या कहना चाहते हो? सेकंड अंकल बोल रहा होता है, हर किसी टॉपिक पे हर किसी से बात नहीं की जा सकती जब तक सामने वाला उस लायक ना हो, और तू ना कोई पोटेंशियल ना कोई कनेक्शन और ऊपर से झूठ पे झूठ बोल रहा है। आंट बोल रही होती है, कितनी बेचारी हालत है तेरी, सबके सामने एक्सपोज हो गया ना, शर्म तो आ रही नहीं होगी तुझे? ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, सब कुछ तो खुद ही तो कर रहा है। वही मैनेजर चैन सोच रहा होता है, अगर जब सभी लोग इस बच्चे के ऊपर चढ़ी गए हैं तो क्यों ना मैं भी इस बच्चे की बेइज्जती करके प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर दूं। अब बोल, तू है कौन? किसी मत से हमारे सीईओ की एक्टिंग करने आ गया। अगर अब भी सच नहीं बोला तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। लीफेन बोल रहा होता है, तुम होटल के असली इंचार्ज को फोन करो, वो बताएगा कि असली बॉस कौन है। मैनेजर चैन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुझे पहले से पता था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, इसलिए तू यहाँ हंगामा करने आ गया? अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखाया तो कल तो कोई भी सड़क बंदा के कहने लगेगा कि वो इस होटल का सीईओ है। सिक्योरिटी, ये दोनों बाप बेटे को जल्दी यहाँ से बाहर निकाल फेंको। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स लीफेन को पकड़ने के लिए आगे होते हैं। वही किंग ने रोकते हुए बोल रहा होता है, ठीक है, मैंने भी देखा है गरीब लोगों का स्ट्रगल, बस इस बच्चे को उसके सामने पूरे कर लेने दो। मैनेजर चैन, मेरी तरफ से उसे छोड़ दीजिए, वैसे भी अब तो सबको पता चल गया है कि ये किस टाइप का लड़का है। सुन छोटे, तुझे सिर्फ प्रिंसिपल ली की वजह से माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर दोबारा इस होटल के आसपास भी दिखा तो जहाँ भी दिखेगा वहीं पे पीट के रख दूंगा। लीफेन बोला होता है, तो ऐसा है डैड, मैं बाहर जाके कॉल करके आता हूँ, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अब असली मजा आएगा। फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि किंग उनकी बात को देख उसकी कजन बोल रही होती है, कजन क्या है वही फिलिप पाटेक है जो तुमने पिछले महीने यूएस बिजनेस ट्रिप से लिया था? वाओ, कितनी ब्यूटीफुल वॉच है। ब्रदर, आपने कितने रुपए की ली थी ये? अरे ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस 2 लाख रुपए की है। देखा जाए तो मेरे बेटे ने मुझे भी एक रोलेक्स वॉच गिफ्ट की थी, लगभग 1 लाख रुपए की है ये। वही चैनिंग बुरा होता है, वैसे वॉचेस की बात चली रही है तो मुझे भी किंग ने एक रोलेक्स वॉच दी थी, मैंने ऑनलाइन जाकर प्राइस चेक किया तो लगभग 80,000 रुपए की निकली। सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इतनी महंगी चीज पहनूंगा। वही आंट बोल रही होती है, जो वॉच मैंने अभी पहनी हुई है ना, वो मुझे किंग ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी, लगभग 1000 रुपए की तो होगी ही। किंग बोल रहा होता है, चिंता मत करो, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, अगर किसी को थैंक यू बोलना ही है तो मेरे स्कूल के पागल प्रिंसिपल को बोलो। ली चैंगलिंग बोल रहा होता है, पागल प्रिंसिपल क्या मतलब है तेरा? सोच के देखो, मेरे खाने पीने का सब खर्चा प्रीपेड होता है। एक बार तो मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 अलग 7 स्टार होटल में स्विच किए, वो भी दुबई जैसे एक लग्जरियस कंट्री में। ट्रैवलिंग का पैसा, रियल एस्टेट, महंगी कारें और वॉचेस, सब कुछ नए कैंपस के कंस्ट्रक्शन फंड से ही निकालता हूँ, और तो और स्कूल फीस में से भी थोड़ा अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ हर साल। अब तक किसी को शक भी नहीं हुआ तो डरने की जरूरत नहीं। और हाँ, भूलना मत, ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये एक प्राइवेट स्कूल है उन बड़े लोगों के लिए जो पानी की तरह पैसा उड़ाते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स सब अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। हमारे स्कूल का लोकेशन भी चूजों के अमीर इलाके में है, जहाँ बिलियनर्स और राजा महाराजा टाइप के लोग रहते हैं।
और प्रिंसिपल उससे क्या, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो जितना चाहूँ उतना पैसा उड़ा दूं, बिजनेस ट्रिप का बिल वैसे भी वापस मिल जाता है। तो कह रहा हूँ थैंक यू बोलना ही तो मेरे पागल प्रिंसिपल को बोलो, वरना इतनी महंगी वॉचेस तो आप सपने में भी नहीं पहन पाते। लीफेन बोल रहा होता है लेकिन क्यों, बताओ तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? वेस्ट स्टार नोबल स्कूल चूजो में काफी फेमस स्कूल है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। लीफेन क्या तुम मुझसे टीचर की जॉब के लिए पूछने वाले हो? लेकिन तुम्हारी किस्मत ना बहुत ही बुरी है, हमें ना नए टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं से अंकल बोल रहा होता है किंग यून, लीफेन ना तुम्हारा छोटा भाई है और तुम तो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी हो ना, तो तुम्हें ना उसकी मदद करनी चाहिए। किंग यून बोल रहा होता है डैड अगर आप कह रहे हैं तो हमारे स्कूल में ना गार्ड की पोजीशन खाली है। लीफेन क्या तुम हमारे स्कूल में काम करना चाहोगे? लीफेन बोल रहा होता है तुम्हें ना मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें ना इस तरह से प्रेशर नहीं लेने चाहिए। किंग यून बोल रहा होता है लीफेन क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही है? सेकंड अंकल बोल रहा होता है उन चीजों से ज्यादा मत महसूस करो जिन्हें तुम कर ही नहीं सकते। वही वो लड़की बोल रही होती है ब्रदर किंग यून में हिम्मत है, बस वही बात काफी है। लीफेन अगर तुम्हें सच्ची में हिम्मत है तो जाओ और अपने डैड के लिए एक महंगी वॉच खरीद के दिखाओ। मैंने वो वॉच जो थोड़ा गले पहनी है ना, एक फेमस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी थी, वहाँ से तो चीप लगती है लेकिन उसकी प्राइस ना अनबिलीवेबल है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, या ये वो वॉच नहीं होगी। वहीं जायू को देख किंग यून बोल रहा होता है जायू वो सिर्फ एक ब्रोकन वॉच ही तो है, क्या सरप्राइज की बात है, अगर तुम चाहो तो मैं पूरा ट्रक भर के ले आऊंगा तुम्हारे लिए। जायू बोल रही होती है ब्रदर किंग यून अब आपने कह दिया है तो अपनी बात से मुकर मत जाना। किंग यून बोल रहा होता है मैं तो चीप वॉचेस के ट्रक्स खरीद सकता हूँ, एक की तो बात ही क्या है। और किंग यून सोच रहा होता है लीफेन और उसके डैड जैसे लोग ना सिर्फ ऐसी चीप वॉचेस ही खरीदने के लायक हैं, कितने शर्म की बात है। वहीं जायू जी से किंग यून के कान में कह रही होती है जो वॉच थोड़ा गले पहनी है ना वो सिल्वर फेदर जैसी लग रही है। सिल्वर फेदर का ऑफिशियल प्राइस $70,000 से भी ज्यादा है, जो लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये सुन किंग यून हैरान होकर बोल रहा होता है क्या इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये बकवास बंद करो, ये वॉच फेक है ना? लीफेन ये मत सोचो कि तुम एक फेक वॉच पहन के रिच बन जाओगे, मैं कह रहा हूँ ऐसी हरकतों से लोग तुम्हें और भी लाइकली लेने लगेंगे। और किंग यून सोच रहा होता है मैं अगर मर भी जाऊँ तब भी यकीन नहीं कर सकता तुम्हारे जैसा कोई लड़का इतनी प्रेसियस वॉच कैसे पहन सकता है, इम्पॉसिबल। तभी वहाँ कोई आते हुए बोल रहा होता है अगर आप लोग रियली जानना चाहते हो कि ये वॉच फेक है या ओरिजिनल तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किंग यून चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम कौन हो, दिखता नहीं हम लोग यहाँ लंच कर रहे हैं, तुम्हें किसने नाम दिया, मैं मैनेजर से कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी किंग यून को इग्नोर करके लिजी तो से कह रहा होता है मिस्टर क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी वॉच दे सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए? ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, मैं हूँ जियांग लिसी, योंजू वॉच इंडस्ट्री एसोसिएशन का 10th ऑपरेशन। फिर जियांग लिसी वॉच को अच्छे से चेक करता है और चेक करने के बाद बोल रहा होता है मिस्टर मैं योंजू वॉच इंडस्ट्री एसोसिएशन का चीफ हूँ और ये जो सिल्वर फेदर वॉच है ये 100% ऑथेंटिक है, ये स्विट्जरलैंड से आई है और दुनिया की बेस्ट सिल्वर फेदर वॉच है। सच कहूँ तो मैं खुद इस वॉच से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। ये वॉच पहले वैंग फैमिली के पास थी और उन्होंने 4 करोड़ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा स्पेंड किए थे इसे लेने के लिए। वही लीफेन सोच रहा होता है मुझे इस पर नहीं था कि ओएंग पैनेडेट को इतनी प्रेसियस वॉच दी होगी, जरूर इसके पीछे कोई स्पेशल मीनिंग होगा। वहीं किंग यून तो सोच रहा होता है डैम इट, लीफेन के डैड की वॉच सच में इतनी ज्यादा महंगी है, मेरी 2 लाख रुपए वाली वॉच तो उसके सामने एक जोक लगती है। इतनी महंगी वॉच पहन के भी ये बंदा गरीब फार्मर बनने का नाटक कर रहा है, कितनी बड़ी एक्टिंग करता है। वही लीजिए तो सोचा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कभी मेरे ब्रदर्स भी मुझसे इम्प्रेस्ड होंगे, मुझे लीफेन को कहना पड़ेगा कि वो उस लड़की वो एम्पायर को शुक्रिया जरूर अदा करे। तभी वहाँ मेजर चैन गुस्से में आते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है प्रिंसिपल ली सुना है आपने मुझे बुलाया था, क्या बात है? वाइस चीफ किंग आप यहाँ? चीफ ली मुझे माफ कीजिए वेट कराने के लिए, जैसे ही आपका कॉल आया मैं तुरंत आ गया, फेमस वॉचेस देखना तो मेरा एक शौक है। फिर वो मेजर चैन पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैनेजर चैन वो नेक्स्ट सीईओ हैं जो अभी उस पोजीशन पर आए हैं और तुम उनके इंसल्ट कर रहे हो, कितना रूड है ये। वही किंग मैनेजर चैन से कह रहा होता है मैनेजर चैन ये सब क्या चल रहा है, चुप हो जाओ, सब तुम्हारी गलती है, मुझसे सवाल मत पूछना। चीफ ली आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप, मैं यहाँ सिर्फ अपने होटल के काम को देखने आया था और तुमने सिक्योरिटी से मुझे ही बाहर निकलने के लिए कह दिया। चीफली वो कुछ ऐसा था कि तभी लीफेन मेजर चैन को थप्पड़ मार देता है और हम देखते हैं कि वाइस चीफ भी मेजर चैन को लाते मारते हुए बोल रहा होता है उठ बेवकूफ। चीफली प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, तुमने मुझे इंसल्ट करते वक्त मुझे एक तुच्छ की तरह क्यों देखा, तुमने मुझे बस मेरे कपड़ों से जज कर लिया, तुम कमजोर लोगों को बुली करने की हिम्मत कैसे करते हो? अपनी आंखें खोलो, साफ करो और देखो मैं कौन हूँ। डैम इट, लीफेन इसे यूज करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैनेजर चैन जाओ, सैलरी सेटल करो और निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मिस्टर ली प्लीज रहम कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ही जरूरत है, मुझे हर महीने का रेंट को देना पड़ता है, अगर मेरी इनकम बंद हो गई तो मुझे पूरी फैमिली को लेकर गाँव जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये जॉब इतनी ही प्यारी थी तो ली किंग का चमचा बनने को किसने कहा था? अगर होटल चला रहे हो तो हर गेस्ट का स्माइल के साथ स्वागत करना पड़ता है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। और हाँ, अगर कहीं जॉब नहीं मिली तो ली किंग से पूछना, उसके यहाँ एक वॉचमैन की जगह खाली है
है ना? और तू मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन, आइंदा से ये लोग मेरे होटल में दिखने नहीं चाहिए। इन लोगों का मेरे होटल में वेलकम नहीं है। ठीक है चीफ ली, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि वाइस चीफ वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है। सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों से कह रहा होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने सुन लिया ना हमारे चीफ ने क्या कहा, तो बढ़ो अब घर जाकर खाना खाना। वही वहाँ से जाते वक्त सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ली फैन इतना ज्यादा घमंड मत कर, एक दिन यही से तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। ली फैन, हमने तुम्हें बचपन से ही प्यार किया है, तुम्हारे अंकल और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही थे। सच में ऐसा है क्या? ये तो मुझे याद ही नहीं। अगर तुमने सच में इतना ही प्यार किया होता तो जब मैं डेढ़ ठंडी हवा में तुम्हारे घर कुछ पैसे मांगने आई थे, जब मैं स्कूल नहीं जा सकता था, जब हमारे पास सिर्फ बच्चा कुछ खाना हुआ करता था, तब ये प्यार कहाँ गया था? ना तो तुमने उनकी कुछ मदद की बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। ली फैन, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे डैड को लेके आज घर आ जाना, हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे। मैं तुम्हारे लिए फ्राइड फिश बनाऊंगी, अंकल से बैठ के बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। अरे फैमिली में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती है ना। मैंने कहा बाहर निकलो। ये ली फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट बची है या नहीं? मैंने कहा बाहर निकलो। एक शब्द और बोला तो धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। वही सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों से कह रहा होता है, आप लोग प्लीज इस जगह से चले जाइए। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी कार में आके बैठे होते हैं, जहाँ सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ब्रदर तब कुछ तो गड़बड़ थी। वो कंगाल लीफन और उसके डैड, उनके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड कहाँ से आ गया? 4 करोड़ 25 लाख रुपए की वॉच अफोर्ड करना क्या हम सोच भी सकते हैं क्या? और अचानक से एक 3 स्टार होटल का मालिक भी बन गया। ली चैंगलिंग बोल रहा होता है, सेकंड ब्रदर मैं भी एग्री करता हूँ, उस लड़के ने सबको बेवकूफ बना रखा है। किंग बोल रहा होता है, कहीं उसने लॉटरी तो नहीं जीत ली ना, या फिर बैंक लूट लिया हो, या कोई लीगल ड्रग सप्लाई का काम। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, बकवास बंद करो, बस वही करो जो मैंने प्लान किया है। सुना है लियो पाक को लीफन ने मारा था, तो हमें लियो पाक के अंकल लियो सांजी से कहना चाहिए कि वो लीफन से जाके बदला ले। और वैसे भी लीफन तो अब रिच है ना, तो उससे 50 लाख या ज्यादा भी निकलवा सकते हैं। वही किंग बोल रहा होता है, डैड क्यों ना ये काम हम साथ मिलकर करें, मैंने अपने एक दोस्त को भी लगा दिया है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, बिग ब्रदर सुना की चूज वन वाली प्रोजेक्ट के बिग बॉस कुछ दिन पहले योंजो आए हैं, बहुत ही बड़े आदमी हैं, पैसा ही पैसा है उनके पास। अगर हमने उनसे कनेक्शन बना लिए तो हमारी फैमिली की तो निकल पड़ेगी। हमारी ली फैमिली के कई सारे बिजनेसेस और उनके प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को दांव पर लगा रहा हूँ। हमें किसी भी तरह उनके करंट लोकेशन का पता लगाना ही होगा और उनसे अच्छा कनेक्शन बनाना होगा। अगर हमने खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। उस वक्त लीफन क्या चीज होगा, उसे झुकना पड़ेगा मेरे सामने, और चाहे तो पैसे से लोग लगा के उसका काम भी तमाम करवा सकते हैं। साला कचरा, तू भी कचरा, तेरी माँ भी कचरा और तेरी पूरी फैमिली कचरा है। किंगन बोल रहा होता है, डैड फिक्र मत करो, मुझे लोगों से डील करना अच्छे से आता है। ये वीआईपी आदमी तो सिंपल है और ये लीफन एक नया अमीर आदमी है, कोई हवा नहीं है उसकी, आप बस मुझे सब कुछ संभालने दो। वेली चेंगलिंग बोल रहा होता है, और हाँ मैं जान को भी दोष देता हूँ, पिछले 2 दिन से वो काम से दूर है। अगर वो यहाँ होता तो ये लीफन इतना कर दिखा पाता क्या? कल जब जाहिद वापस आएगा तो मैं उसे बोलूंगा कि लीफन की कोई क्रिमिनल फाइल चेक करे। अगर वो उसे सीधा अरेस्ट कर लेगा तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफन और लिजी तो घर वापस आ गए होते हैं, जहाँ लिजी तो लीफन से कह रहा होता है, बेटा काफी सालों बाद तेरे अंकल के चेहरे पे ऐसी टेंशन देखी थी होटल वाले इंसिडेंट में, तो उनका चेहरा दिखने लायक था। मेरे दिल के सारे गम जो सालों से दबे हुए थे आज सब निकल गए। लीफन अब तू बड़ा हो गया है, तेरे भी अपने कुछ राज हैं, लेकिन मैं तुझसे पूछकर तुझे टेंशन नहीं दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी अपने रिलेटिव्स को कम मत समझना। तेरे अंकल और आंटी योंजो में सालों से रह रहे हैं, अगर वो एक हो गए तो अपने कॉन्टेक्ट और पावर से हमें नीचा दिखा देंगे, तब तू क्या करेगा? मेरे पास तो कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं है, क्या तू सच में सब संभाल लेगा? लीफन सोचा होता है, जहाँ तक बैकग्राउंड का सवाल है वो सिर्फ तब तक चलता है जब तक असली पावर सामने नहीं आती। मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं एक महान प्रभु हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। पहले भी हजारों सभ्यताएं मेरे चरणों में शरण लेने आई थी, ये सब तो मेरे लिए सिर्फ एक नाटक है, एक मनोरंजन। इतना सोचने के बाद लीफन बोल रहा होता है, डैड ये तो बस एक छोटी सी बात है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपका बाली बाका नहीं कर सकता। मैं सबको सबक सिखाऊंगा, अगर किसी ने हिम्मत की तो उसे असली डिसिप्लिन का मतलब समझाऊंगा। मैं जानता हूँ बेटा तू कुछ भी कर सकता है, जा और उनकी बैंड बजा दे। वक्त ने मुझे बुरा जरूर कर दिया, लेकिन अभी मुझे याद है वो दिन जब तू एक छोटा बच्चा था, तब तू बहुत ही शर्मिला और हमेशा चुपचाप रहने वाला बच्चा था, लेकिन अब तू बहुत ही सीरियस हो गया है। लीफन बोल रहा होता है, लोग बदलते हैं डैड, लेकिन मेरी नजर में आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप बस मजे कीजिए डैड, असली खिलाफ शुरू होगा। और लीफन सोच रहा होता है, आने वाले टाइम में जब मेरी पावर्स इन्हें ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जब मैं समय और स्पेस को चीर कर इमोर्टल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो मैं अपने डैड को जरूर साथ ले जाऊंगा। इतना सोच लीफन लिजी तो से कह रहा होता है, डैड मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज सिखाता हूँ, जब भी वक्त मिले इसे प्रैक्टिस करते रहना, ये आपकी लाइफ को लंबी करेगा और तंदुरुस्त भी रखेगा। लीफन फिर से सोचने लगता है,
ये तो बस मेरी टाइसन किंगडम की एक बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन आगे चल के यही आपको मोटरबाइक के सफर का फाउंडेशन देगी। डैड अब बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे पास और भी पावरफुल लॉस हैं, लेकिन वो उनके लिए ठीक नहीं है। बस ये एक चीज है जो मैं अभी के लिए उनके लिए कर सकता हूँ। आइए डैड बैठिए, जैसे सिखाया था वैसे सांसें लीजिए। जब मैं मोटर वर्ल्ड में था तब मेरे हर एक सब्जेक्ट अपने अपने वर्ल्ड के किंग थे, हजारों दुनिया के उस्ताद, कलाकार और सम्राट, लेकिन किसी ने कभी खुशी का एहसास तक नहीं किया। बस एक ही रास्ता था, एक्सीलेंस का, अल्टीमेट तक पहुंचने का। लेकिन जब सब कुछ मिल जाए तब भी अगर कोई साथ बैठने वाला ना हो तो वो एब्सोल्यूट पावर भी बेकार लगती है। ब्रेक थ्रू के बाद ब्रेक थ्रू, एक बोरिंग बेजान दुनिया। साथ में भी अब बदल गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि लीफन के घर के बाहर एक गैंग आ जाती है जो कि दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं। वहीं दरवाजे टूटने की आवाज सुन लीफन बाहर आते हुए बोला होता है, कौन है जो फसाद करने आया है? ये एरिया मेरा है। और लीफन सोच रहा होता है, बस कुछ छोटी छोटी चीटी जैसे लोग इस प्रभु के समय को बर्बाद कर रहे हैं, चाहो तो तुरंत इन्हें अंधकार में बेच सकता हूँ। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सप्लेन चैनल में। वही लीजिए तो बुरा होता है, बेटा संभल के रहना। जो लीड कर रहा है उसका नाम सांजी है। योंजो का सबसे खतरनाक लोनसार, बहुत ही निर्दयी है, बहुतों को मजबूरी में डाल दिया, कुछ को तो मरने तक को मजबूर कर दिया। योंजो में लोग उसे दस किनार कहते हैं, अगर उसे नाराज किया तो वो जिंदा चाल उतार देता है। लियो सांजी, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इतने लोग लेके हमारे घर क्यों आए हो? झगड़ा चालू करना चाहते हो क्या? एक चाचा, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। कल मेरे पति लियो पा को तुम्हारे बेटे ने पीट पीट के हॉस्पिटल भेज दिया, उसके इलाज का पैसे लेने आया हूँ। सीधा सीधा बोलता हूँ, 3 मिलियन रुपए निकाल। क्या 3 मिलियन? ये तो जबरदस्ती है। लीफेन, क्या तुमने सचमुच के भतीजे को हॉस्पिटल भेजा? शुक्र मना छोटी चिट्टी कि मैं दयालु हूँ, वरना तो अब तक उसे मार चुका होता। बड़ाऊ, सुना ना तेरे बेटे ने क्या कहा, तो अब तू क्या कहेगा? आज तो अपन यहाँ से 3 मिलियन रुपए लिए बिना तो नहीं जाने वाला। गैंग के मेंबर्स भी चिल्लाकर कह रहे होते हैं, हाँ पैसा दो, वरना हम आज यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे। लीजी तो बोल रहा होता है, ये जबरदस्ती बंद करो, अब यह से ज्यादा हो गया। सांजी बोल रहा होता है, मेरे भतीजे को हाथ लगाया और अपने ब्रदर्स को भी दुश्मन बना लिया, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। लीजी तो बोल रहा होता है, बकवास मत करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आज के आज 3 मिलियन रुपए चाहिए, वरना सबको जमीन में गाड़ दूंगा। अपुन का नाम तो सुना ही होगा, और सुना होगा कि पैसे ना देने वालों का क्या हाल करता हूँ। सांजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने तुझे इतना गुस्सा दिलाया? फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जाके ह्यून बोल रहा होता है, डैड मुझे लीफन के बारे में एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन मिली है। पता चला कि लीफन किसी अमीर औरत एक अपर क्लास एलिट फैमिली की सुगर मम्मा के भरोसे जी रहा था। अब पता चला ना इसके पास इतना सारा पैसा कैसे था। एक सिंपल सा टीचर 5 मिलियन रुपए की कार कैसे ले रहा है? उसका जो एक बिजनेस है वो भी उस औरत के नाम पर रजिस्टर्ड है, नाम है उसका वैम्पायर। और लीफन अभी एक ट्रेनिंग टीचर है जिसकी सैलरी कुछ 1000 रुपए से ज्यादा नहीं। और तो और उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली उस औरत ने उसको बाहर निकाल फेंका है। अब सुनो असली मजे की बात, कुछ दिन पहले लीफन के डैड उस औरत के घर शादी का रिश्ता लेकर गए थे, पर उसकी माँ ने बेइज्जती करके लीफन के डैड को घर से बाहर निकाल फेंक दिया। स्कूल के सारे लोग उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। सच कह रहे हो क्या? वाह वाह, कमाल कर दिया। और एक और बात, लीफन की टीचिंग स्किल इतनी बेकार है कि असेसमेंट टेस्ट तक पास नहीं कर पाया। उसकी इज्जत तो छोड़ो, स्कूल का नौकर भी उसे लाइटली ले रहा था। आखिर में प्रिंसिपल ने उसे जैनिटर बना दिया। चलो छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। अगर लीफन जैनिटर का काम भी सही से नहीं कर पाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हाँ, उसने चूजोई कैसे कोठी बंगले वाले लोगों को भी नाराज कर दिया था, चूजोई टॉप मास्टर को भी, इसलिए तो मुंह छुपा के योंजो वापस भाग आया। पर चिंता मत करो डैड, मुझे सब इन्फॉर्मेशन क्यूफी ने दी है। चूजो के वेस्टर्न नोबल स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है वो, बिल्कुल कंफर्म है ये। फोन पे उसने ये भी कहा था, ये लीफन बस झूठ बोलता है, मिलियनर बनने का नाटक करता है, जबकि जेब में एक पैसा भी नहीं है। अगर पैसा होता तो योंजो वापस क्यों आता? और वो 3 स्टार होटल का वाइस चीफ जियांग भी बेवकूफ बन गया। उसे तो अब भी लगता है कि लीफन की बड़ा आदमी है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है ये लीफन। और क्यूफी सोच रहा होता है, लीफन बस अपने घर लौट कर गया था और उसकी खुद की फैमिली ही उसे इस तरह से ट्रीट कर रही है। इतना सब कुछ हो गया भाई, उम्मीद है तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है। लेकिन यून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप हो जा लीफन, मुझे सब पता चल गया है। तू मुझे और उल्लू नहीं बना सकता। मुझे लगा तू कोई बिग शॉट है, लेकिन तू तो चूजो का एक बदनाम फ्रॉड निकला। घिन आती है तुझे देखकर। जब चूजो में कुछ नहीं बचा तो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए योंजो भाग आया। और सबसे ज्यादा शर्म की बात, सुना है तूने अपने स्टूडेंट्स को भी मारा है और अब भी अपने आप को टीचर बोलता है। अब तो प्रिंसिपल ने भी तुझे जैनिटर बना दिया है, इस कॉलर से सीधा सफाई वाला। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तूने हमारी फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया। आज दोपहर होटल में जो हुआ उसके बारे में सोचता हूँ तो गुस्सा आता है। मैं योंजो का
लिफन स्टारलाइट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ और तू मुझ जैसे को भी बेवकूफ बना गया। 3 स्टार होटल का मालिक बनने का नाटक करा था तू, जमीन पे आके अपना असली चेहरा देख लिफन। मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? वही लिफन सोचा होता है बचकानी सोचे तेरी। जो इन्फॉर्मेशन मैंने क्यूफू को दी थी वो सब झूठ था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं डैड को तेरा असली चेहरा दिखा सकूं। सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। अब भुगतो अपनी हरकतों का अंजाम और देखना अपने कमर का असली स्वाद कैसा लगता है। वेली चैंगलिंग बुरा होता है। बहुत झूठ बोले तूने लिफन। इस बात तो मिस्टर जियांग से भी तेरी मन नहीं कर पाएगा। क्या तुम सच में किसी 3 स्टार होटल के मालिक हो? कितने बेकार हो तुम। वैसे अकड़न का सांझी से क्या रहा होता है? अरे भाई उस लड़के को जिंदगी का असली सच सिखाओ, इसके सपने के गुब्बारे को अभी फोड़ो। तभी सांझी लिफन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो बोला होता है, अरे और सब लोग इस चुटकू का ऐसा सबक सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर ना भूल पाए। हट जाओ सब। तभी वहाँ चेहरे से बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है जो उन लोगों के साथ साथ लिफन के अंकल लोगों को भी उड़ाकर बाहर फेंक देता है और हम देखते हैं कि लिफन टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ लिंक चैंगलिंग बुरा होता है। ये लड़का लिफन अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? क्या हमें उस घर से निकाल दिया क्या? ये हो क्या रहा है? हम इसे सीधा टक्कर नहीं ले सकते, इसके पास कुछ पोटेंशियल है। हमें बदला लेने के लिए कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। वैसे अकड़ अंकल बोल रहा होता है, जिस तरीके से इसने हमें हराया ये कोई ब्लैक मैजिक जैसा लग रहा है, जैसे कोई जादू टोना किया हो। यहाँ के बुजुर्ग लोग भी वैसी बेइंसाफी चीजों में मानते हैं, कहीं इसने भी कुछ सीख तो नहीं लिया। इसीलिए चूजों की अमीर और सुंदर लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है। सांझी बोल रहा होता है, बकवास बंद करो। अगर ये लड़का वाकई में जादू टोना जानता होगा तो मैं भी अपने आप को बुद्धिस्ट मॉन्क बना लूंगा। मेरा अंकल एक मशहूर मास्टर है, चूजों के नटवर के लोग उसे मास्टर लियो बोलते हैं। मुझे कॉल करने दो। अभी कुछ दिन पहले उसने किसी आदमी को चूजों में ऑफेंड कर दिया था, इसीलिए अंजुम छुपने के लिए आया है। लीवन जैसे लोग मेरे अंकल के सामने कुछ भी नहीं। सेकंड अंकल बुरा होता है, मास्टर लियो को बुलाओ, पैसा का कोई मसला नहीं, उसे बुलाओ ताकि वो लीवन जैसे जादू टोना करने वालों को एक्सपोज करे और पकड़े। वही किंग बुरा होता है, ऐसा कुछ लूंगा उससे कि जिंदगी भर उठ ना पाए। मैं चाहता हूँ कि वो तड़पे और मेरे सामने दया की भीख मांगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग मास्टर लियो को लेकर आ गए होते हैं। मास्टर लियो स्वागत है आपका। मास्टर लियो बुरा होता है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए एक्शन लेता हूँ जो दूसरे को सताते हैं और ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सांजी। आगे से किसी को मत कहना कि मुझे शुरू से भगा दिया गया और मैं यूं जो भाग के आया हूँ। हाँ पहले मैं थोड़ा केयरलेस था, लेकिन अब मैं अपनी कला में मास्टरी हासिल कर चुका हूँ। मुझे लगता है अब मैं तैयार हूँ बदला लेने के लिए। अब वो लड़का भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता। सांजी बोल रहा होता है, अंकल लियो क्या हम आपकी कला का नतीजा देख सकते हैं? जिस लड़के से हम टकरा है वो कुछ जादू टोना टाइप का जानता है, आज तो उसे सबक सिखाना ही है। मास्टर लियो घर को देखते हुए बोल रहा होता है, इतनी ज्यादा टोमड़ी कोरा, ये तो पूरा शैतानों का खानदान लग रहा है। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, क्या यही विलर्जी है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? वेली चैंगिंग बुरा होता है, हाँ मुझे भी दिख रहा, क्या मेरी भी आंखें खराब हो गई? किंग बुरा होता है, मुझे पैसे सकता कि लिफन कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन मास्टर लियो ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मास्टर लियो ये लीजिए और प्लीज इस शैतान को मार गिराइए और लिफन में कोई सिविल से छुटकारा दिलाइए। सेकंड अंकल बुरा होता है, हाँ मास्टर लियो जब रात को सब सो रहे होंगे तभी चुपके से उन्हें मार गिराइए, आज इनका काम तमाम होना चाहिए। मैं एक राइटर्स आदमी हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता। फिर मास्टर लियो एक बोतल को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, आज रात मैं जेल का इस्तेमाल करके इस पूरी फैमिली का सफाया कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि उस बोतल में से एक स्प्रिट बाहर निकल रही होती है। वही मास्टर लियो बोल रहा होता है, ये है किंग कोर्ट स्कॉर्पियन, एक खतरनाक जहरीला जानवर जो भूत और इंसानों दोनों को खा जाता है। मैंने इसे चूजों के उस लड़के के लिए संभाल के रखा था, लेकिन छोड़ो आज तुम लोगों को ही इसे यूज करके दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन अपने मुंह से जहर उगलता है और सामने की दीवार को तोड़ देता है। चाहे लिफन ने कोई भी कला सीखी हो, ये स्कॉर्पियन उसके लिए काफी है। मैं मास्टर लियो ट्रेटर और इविल लोगों का काम तमाम करना अच्छे से जानता हूँ। फिर मास्टर लियो अंदर जाने लगता है और जाते हुए बोल रहा होता है, सुबह होने का इंतजार करो और सुबह होते ही लाश उठाने वालों को लेके आना। सुन मेरी बेबी गर्ल, आज तुझे फ्रेश मीट मिलेगा, ये पूरी फैमिली तेरा खास डिनर बनेगी और याद रख एक टुकड़ा भी मत छोड़ना। और हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन सभी चीजों को खाने लगता है। वही मास्टर लियो बोल रहा होता है, पैरासाइट्स आ जाओ। इतना कहते ही मास्टर लियो का साथी मटके में से मधुमक्खियों को बाहर निकालता है और वो सभी घर को तबाह करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ न्यू आ जाती है और वो उस स्कॉर्पियन की पूंछ को पकड़ते हुए बोल रही होती है, अरे मेरे नादान से स्कॉर्पियन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे मास्टर की प्रॉपर्टी को तबाह कर रहे हो? हाँ ये क्या बकचोदी चल रही है? और हम देखने के बाद लिन्यू के साथ ईथन भी आ जाता है और वो मास्टर लियो की कॉलर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, सुनो बुड्ढे, मैं पूछ रहा हूँ कि तू है कौन? इतनी रात तो मिस्टर ली के विला में घुसने की हिम्मत की? मरना चाहता है क्या? मास्टर लियो बोल रहा होता है,
हाथ मत लगाना मुझे, छोटे से कीड़े कहीं के। मैं वार्न कर रहा हूँ, मैं हूँ मास्टर लियो। पूरे यंजो में सिर्फ सेंगमेंग माउंटेन वाले मास्टर चैन ही मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर सकते हैं। मास्टर चैन सुना है ना उसका नाम? अगर बता दिया तो कहीं डर के मारे तो चड्डी में ही ना मुद्दे। ये फिर मास्टर लियो को थप्पड़ मारते हुए बोला होता है, कमीने, मास्टर चैन तो मेरा मास्टर है, उसका नाम लेके मुझे डराने की हिम्मत कर रहा है तू। और सुन, मेरा मास्टर भी मिस्टर ली के सामने कुछ भी नहीं, तो तेरे जैसे कीड़े का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वह स्कॉर्पियन सोच रहा होता है, मैं गोश्त स्कॉर्पियन हूँ और एक छोटी सी बच्ची ने मुझे पकड़ लिया। उफ, बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे। बच्ची, मुझे जाने दे। सोचा नहीं था कि तुझ में इतनी हिम्मत होगी, तू बस एक कीड़े की तरह चिल्ला रहा है। तेरी स्कॉर्पियन बॉडी तो डेमोनिक एनर्जी से पाली गई है। मेरे लिए तो ये एक रेयर टॉनिक है। ईफैंग, इस बुढ़े आदमी और उसके साथ जो टट्टू लोग आए हैं ना, उन्हें संभाल लेना। ईफैंग बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही आसान काम है। वही न्यू स्कॉर्पियन को देखते हुए बोल रही होती है, और तू मेरी प्यारी सी गुड़िया, बता बोनो तुझे या तुझे भाप में पकाऊं या डीप फ्राई? देख के ही मुंह में पानी आ गया, तू तो सच में स्वादिष्ट लगती है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि किंगयून अपनी कार लेकर आ गया होता है। किंगयून बोल रहा होता है, पूरी रात मनुष्यत के बाद लगता है ली फैंग की फैमिली का काम तमाम हो चुका है। देखो, कहीं पे कोई हलचल तक नहीं हो रही है। सांजी, अभी तक मास्टर ली का कोई सिग्नल तक नहीं आया। क्या वो वाकई इतना चुपचाप काम करता है जैसे तूने कहा था? मैं तो इस पल के लिए कब से तड़प रहा था। वैली चैनिंग बोला होता है, किंगयून सही कह रहा था। आज सिर्फ हमारी ली फैमिली के एंसेस्टर्स की डेथ एनिवर्सरी का ही दिन नहीं, बल्कि नए पैट्रियार्क को भी चुना जाएगा। थर्ड ब्रदर का काम निपटा के हमें सीधा ली फैमिली के मेंशन चलना चाहिए। सेकंड अंकल बोल रहा होता है, ब्रदर आप इतनी जल्दी में क्यों हो? वैसे भी सबको पता ही है कि नए पैट्रियार्क की पोजीशन तो आपकी ही है। डैड, अब और कितना वक्त लगेगा? मुझसे तो ली फैमिली की लाश को देखने का इंतजार ही नहीं हो रहा। पूरी रात मैं उन विदेशी कॉफिन कैरियर्स को समझाता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी लाश को उठा के ले जाएं। वही सांजी बोला होता है, वाह, ये भाई लोग तो काले कपड़ों में आए हैं, अब उनका आइडल लोग लगते हैं सब। शुक्रिया इन्हें यहाँ बुलाने के लिए। वैसे भी लीफा मेरा कजन है, एक भाई होने के नाते थोड़ा जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगा। भाइयों चलो सब स्टेज पे चढ़ जाओ, डीजे को बुलाओ, फुल वॉल्यूम में जरा म्यूजिक तो बजाओ। हाँ हाँ हाँ, लीफैन मैं आ गया तेरी लाश लेने। लीफैन बुरा होता है, ज्यादा खुशियाँ मत मनाओ, तुम्हारे बाप अभी जिंदा हैं। कहीं अपने बाप को जिंदा देखकर हैरानी तो नहीं हुई? लेकिन ग्यून चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, हिम्मत तो बड़ी दिखा रहे थे। दरवाजे के बाद जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ सुन रहा था। किंगयून बुरा होता है, लीफैन तू अभी तक जिंदा है? मास्टर लियो ये क्या कर रहे हो आप? मास्टर लियो चिल्लाते हुए बुरा होता है, अबे गधे, मैं तुझे से भागा था क्योंकि मैंने मिस्टर ली से पंगा ले लिया था, और अब तूने मुझे फिर से मिस्टर ली से पंगा लेने पर मजबूर कर दिया, और उस बच्ची ने मेरे प्यारे से स्कॉर्पियन को भी खा लिया। गुड्डे, तेरा प्रेसियस स्कॉर्पियन काफी स्वादिष्ट था। उस स्कॉर्पियन को खाने के बाद मेरी गोश्त एनर्जी फिर से रिचार्ज हो गई है, जो मैंने अपनी शक्कर बनाने में लगा दी थी। मास्टर लियो, लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, वाकई तुम्हें कल रात इन लोगों ने ही भेजा था। डैड, अब तो आप देख रहे हो ना ये लोग असल में कैसे हैं। तुम धोखेबाज निकले लियो, इतना पैसा ले गया तुमसे और एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकता। सेकंड अंकल बुरा होता है, थर्ड ब्रदर मैं खुल के कह रहा हूँ, एंसेस्टर्स की डेथ एनिवर्सरी तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद ली फैमिली के नए पैट्रियार्क को चुनने का, और वो सिर्फ मेरे बिग ब्रदर ही बनेंगे। अगर तुमने बिग ब्रदर की बात नहीं मानी तो समझो तुमने पूरी ली फैमिली के अगले पैट्रियार्क के खिलाफ जाने की हिम्मत की है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि बिग ब्रदर अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को फैमिली से बाहर निकाल फेंकेंगे? लिजी तो बुरा होता है, जब फैसला हो चुका है तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सेकंड ब्रदर, कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग इतनी ज्यादा गिर जाओगे। ली चैंगमिंग बुरा होता है, लिजी तो अगर किसी को पता भी चल गया तो तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। सांजी बुरा होता है, बुढ़ाऊ कल अपन ने तुमसे लड़ाई नहीं की क्योंकि अपन तुमको एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब अपन और मौका नहीं देने वाला। वो 3 मिलियन रुपए का हॉस्पिटल का बिल याद है ना? अगर अभी कभी पैसा नहीं दिया तो अपन और अपनी सारी पलटन लोग तेरे इस घर को मिट्टी में मिला देंगे। वही किंगयून बुरा होता है, बिल्कुल सही कहा। ली फैन अगर हमसे टक्कर लेने की सोच भी रहा है तो पहले अपनी औकात देख ले। तभी ली फैन उन दोनों को थप्पड़ मार देता है। वही सेकंड अंकल चिल्लाते हुए बुरा होता है, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ब्रदर, मैं अभी कभी पुराने पैट्रियार्क के पास जा रहा हूँ, उन्हें सब कुछ बता दूंगा और ये दोनों नपुंसक बेटों को ली फैन में से निकालने का कह देता हूँ। वही ली फैन अपनी जगह से खड़े होते हुए बुरा होता है, मुझे घर से निकालने का इरादा है तो चलो मैं ही सब कुछ यहीं खत्म कर देता हूँ। डैड चलिए चलते हैं ली फैमिली मेंशन। तभी वहाँ मास्टर चैन आते हुए बुरा होता है, मिस्टर ली अब आप इन लोगों के साथ क्या करने वाले हो? वही मास्टर चैन को देख मास्टर ली सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सेंगमेंग माउंटेन के मास्टर चैन भी ली फैन के सामने झुक गए और मैं उसका विरोध करता रहा। मैं चाहे 100 सालों तक कल्टिवेट क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं कभी भी उसके बराबर ही नहीं कर सकता।
इतना सोच मास्टर ली लीफेंग के पैरों में गिर पड़ता है। मिस्टर ली, नहीं मास्टर ली, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी फैमिली है। अगर पता होता तो मैं कभी सामने आने की हिम्मत भी नहीं करता। लीफेंग बुरा होता है, मुझे छोड़, तूने तो मुझे मारने के लिए कीड़े मकोड़े से बड़े पैसे छोड़े थे। मास्टर लियो, हमें मिले काफी वक्त बीत चुका है, क्या अब तक भूतों का डर गया? यह भी वही हालत है। चैन, तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके कोई धोखेबाजी कर रहा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है। फिर मास्टर चैंग भूत को समन करते हुए बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ इन जैसे धोखेबाज बुड्ढे बाबाओं को कैसे संभालना है जो भूतों से थरथराते हैं। मेरा भूत अगर किसी की आत्मा का एक हिस्सा भी निकल ले तो आधे घंटे में उसकी हालत ऐसी होती है कि मन मूत्र पे तक कंट्रोल नहीं रहता। इनकी आंखों में अब इंसानियत नहीं सिर्फ बुराइयों के भूत दिखते हैं। वही हम देखते हैं कि वो लाश उठाने वाले लोग वहाँ से डर के मारे फटाफट भाग रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है, जल्दी अफ्रीका वापस भागो, यहाँ के सभी लोग क्रेजी हैं, एशियन लोग पागल हैं, हमें यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए, जल्दी भागो। वही हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी घर से बाहर आ रहे होते हैं। भूत भूत। वही वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए बुरा होता है, चैंगलिंग, चैन फैंग, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हालत बना रखी है अपनी। वही वो लोग उस बुढ़े आदमी की तरफ देखते हैं, उन्हें उन लोगों में भी भूत दिखने लगते हैं। भूत भूत। चुप तेरी मैं की। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सप्लेन चैनल में। अपनी इज्जत का तमाशा बनाना बंद करो, बच्चे की तरफ बर्ताव करना बंद करो। तुम सभी ली फैमिली का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। वही जायन आते हुए बोल रहा होता है, डैड आपको क्या हो गया, आप इतने ज्यादा बदल कैसे गए? जो ये उस नीच लीफा की करामत होगी। ओल्ड पैट्रियार्क, आपने देखा ना इस लीफा ने क्या किया, तो प्लीज हमें न्याय दिलाइए। वही लीफन बाराती हुए बोल रहा होता है, डैड चलिए तुरंत लीफन रिमेंसर चलते हैं और सालों पहले जो प्रॉपर्टी मेरे अंकल ने आपसे छीन ली है वो सब वापस लेते हैं। आज देखते कि कौन हमें रोक पाता है। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई? लीज तो क्या कमाल का बेटा पैदा किया है तुमने, जो कि अपनी फैमिली के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। ओल्ड पैट्रियार्क, आप यहाँ किस लिए आए हो? लीज तो आज ली फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज हम अपनी नई पैट्रिया को चुनने वाले हैं। तुम दोनों बाप बेटा अब ली फैमिली की नस्ल से निकाले जा रहे हो। तुम दोनों लायक ही नहीं हो तो निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ली फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वही लीफन सोच रहा होता है, वही पुराना बेवकूफ, मेरी पिछली लाइफ में भी इस बुड्ढे ने मुझे नीचा दिखाया था, मेरे डैड को भी परेशान किया था और अब फिर से वही हरकत, मेरे डैड के साथ ऐसा बर्ताव, मैं ली फैमिली की हर एक चीज को छीन लूंगा। याद रखना मेरी बात, जब ये बुढ़ा मेरे अंकल का साथ दे रहा है तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद लीफन बोल रहा होता है, तू किस हक से मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है? क्या तेरी इतनी औकात भी है कि तू मुझे रोके? बेवकूफ इंसान, बदतमीज लड़के, अपने बड़ों से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल अपने बाप पर गया है तू, उसने भी कभी मेरी बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी मनमर्जी करता रहता है। उस चुड़ैल जैसी औरत तेरी मॉम के साथ रहना चाहता था और फिर तू पैदा हुआ। ली फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जो बेइज्जती हुई है वो उसकी अपनी गलती थी। तुम्हारी फैमिली ने खुद अपने अंजाम तय किए हैं। अगर किसी को दोष देना ही है तो अपने बेवकूफ डैड को दे, सब उसी ने किया था। उसने कभी उस नीचे औरत को नहीं छोड़ा और उसी वजह से हमारी ली फैमिली का झगड़ा उस कैपिटल वाली बिग फैमिली से हो गया। बस 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 करो, क्यों मेरे पास की बातें उठा रहे हो? मुझे दोस्तों पर मेरे बेटे या मेरी वाइफ को बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम मुझे नीचा दिखाया हो, गाली दी हो, लेकिन उन दोनों को तुम नीचा नहीं दिखा सकते। मेरी लीफन की मॉम को तुम अपमान नहीं कर सकते। लीफन की मॉम ने क्या गलत किया? हम एक दूसरे से प्यार करते थे, उसने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दी, उसने बस मुझे एक अच्छा बेटा दिया है। तुमने जब लीफन के फायदे के लिए जो वजह से शादी करवाई, मैं तो अपने सच्चे प्यार के पीछे था। इसमें बुरा क्या है? मुझे इस बात से सब नहीं है, तो उसी वजह से उसे दोस्त मत दो। तुमने हमेशा हमें सताया, हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी और अब चाहते हो कि हम बाप बेटे को ली फैमिली से बाहर निकाल दिया जाए। तुम बस हम पर जुल्म कर रहे हो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे मुझसे बात करने की हिम्मत मत कर, अपनी औकात देख। मैं ली फैमिली का पैट्रियार्क हूँ। सीधी बात, तुम दोनों अब ली फैमिली के हिस्सा नहीं रहे। देखो हमारे जायंट को इतनी कम उम्र में लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर बन गया और सुना है नेक्स्ट वीक उसका प्रमोशन भी होने वाला है। और हमारा किंग्यून अब एक बड़े स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है और वो भी नेक्स्ट मंथ प्रिंसिपल बनने वाला है। साथ ही वो दूसरे बेटे की मदद भी करेगा फैमिली बिजनेस संभालने में। मुझे तो गर्व होता है। सबसे जरूरी बात, उसने आज चूजू के एक बिग शॉट को भी बुलाया है, वही जो वानोली प्रोजेक्ट का ऑनर है, वानोली रियल एस्टेट का बॉस। क्या तुम्हारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? इतनी बड़ी ताकत के साथ ली फैमिली आखिरकार योंजू के अपने क्लास में टॉप इलाइट फैमिली बन जाएगी। सुना है तेरा बेटा सिर्फ एक ट्रेनिंग टीचर है। तूने अपने बेटे के लिए अपने वर्कशॉप और खेत बेच दिए ताकि वो उस लड़की के साथ सेटल हो जाए। तो चूजू में उन्हें घर दिलाना चाहता था ना, पर मना कर दिया गया ना। कितनी बदनसीबी है। तुम जैसे लोग ली फैमिली के वंशज बनने के लायक नहीं हो। अगर ये ऐसे चलता रहा तो तुम हमें सिर्फ बदनाम करोगे। अगर तुम्हारे पास जानू या किंग्यून के एबिलिटीज का 1/10 हिस्सा भी होता तो हम तुम्हें फैमिली से नहीं निकालते बेचारे। तो अगर दोस्त देना ही है तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम्हें कोई खासियत नहीं है। दुनिया बहुत ही कठोर है। बस सीनियर होने के नाते मैंने तुम्हें दुनिया की गई सच्चाई बता दी। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। चैन बुरा होता है,
लीजी तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमसे पंगा मत लेना, पर तुम तो सुनते नहीं हो। तुम दोनों जिद्दी गधे हो और जीत का नतीजा दर्द बनेगा तो किसकी गलती कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम तो ली फैमिली का हिस्सा बनने के भी लायक नहीं हो। अपना संरक्षण छोड़ दो ताकि ली फैमिली का नाम बदनाम ना हो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ओल्ड पैट्रियार्क, मुझे नहीं लगता कि बदल लीजी तूने उस वक्त कुछ गलत किया था। लिखन और उसके डैड से बदला लेने के लिए इतने लोग ले आना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लीजी तो बुरा होता है, ली फैमिली में सिर्फ तुम हो जो मेरी आवाज उठाते हो। वही लिखन सोचा होता है अंकल मिंग मेरे डैड के सच्चे भाई थे। पास्ट लाइफ में भी जब सबने मुझे छोड़ दिया सिर्फ वही थे जो मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने अपने पास बचा हुआ आखिरी 20,000 मुझे दे दिया ताकि मैं अपने डैड का अंतिम संस्कार कर सकूं। ली मिंग जॉन्ग, तुम सिर्फ एक छोटे से नौकर हो और मुझसे बदतमीजी। तेरी औकात क्या है खड़े होने की? जब हिम्मत की है मुझसे उलझने की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। ली तो ली फैन, आज तुम दोनों ली फैमिली से निकाले जा रहे हो। अब अपनी आंखें खुली रखकर देखना, हर कदम पर तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और तू ली मिंग जॉन्ग, दूसरों के मामले में धक्का देना तुझे पसंद है ना? तुझे भी ली फैमिली से निकाला जा रहा है। ली मिंग जॉन्ग बुरा होता है। बस बहुत हो गया ये नाटक। इस फैमिली ने हमेशा हमें दबाया, जलील किया, कभी अपना नहीं समझा। तुम लोगों में जरा भी रिश्ते का भाव नहीं है। ब्रदर, हमें यहाँ रहकर और जलील होने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, कम से कम हम अपनी इज्जत तो बचा लेंगे। ली मिंग, क्या तुझे लगा ये सब यहीं खत्म हो गया? सपना दिखना बंद कर, पकड़ो इन घटिया लोगों को, घसीट के ले जाओ और इतना पीटो कि इन्हें जिंदगी भर याद रहे। इन्हें ली फैमिली से हमेशा के लिए बाहर निकाल दो। और हम देखते कि ओल्ड पैट्रियार्क की बात सुन सभी लोगों ने ली फैन, उसके डैड और उसके अंकल को घेर लिया होता है। मैं लिखकर सोच रहा होता है बस कुछ तुच्छ चींटियां, फिर लिखकर अपना मैजिक यूज करके उन्हें वहाँ से उड़ा के घर से बाहर फेंक देता है। सुनो बुड्ढे, तेरे जैसे आदमी की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे डैड का अपमान और मेरी मॉम के खिलाफ जलील बातें ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुझे तो ये तक नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, और तू ली फैमिली का पैट्रियार्क है। हाँ, तमाशा बन चुका है ये वंश। तू इतनी हिम्मत कैसे हुई तुझमें? तेरे अंदर ना तो शिष्टाचार बचा है, ना योग्यता, और ऊपर से बुढ़ापे ने तुझे अंधा कर दिया है। ऐसे गिरे हुए इंसान को मेरी फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। पैट्रियार्क की कुर्सी छोड़ दे, दफा हो जाए यहाँ से। ये तो हद हो गई, विश्वास नहीं होता। पैट्रियार्क, ओल्ड पैट्रियार्क, क्या आप ठीक हो? उठिए पैट्रियार्क, पैट्रियार्क। वही चैलेंज चिल्लाते हुए बोला होता है, ली फैन, तेरे जैसे नालायक ने आज पूरी फैमिली का सिर झुका दिया। पैट्रियार्क बेहोश हो गए और तुझे जरा भी शर्म नहीं है। तेरा वजूद इस रात करके